हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 2351। वास्तव में पेबल्स को हर दिन साहिल से जुड़कर उतना ही लाभ मिला जितना वह हेवन एंड अर्थ के खजानों को खाकर प्राप्त करती थी। उसके पास केवल आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा बचा था और इस स्तर तक इतने कम समय में बढ़ने के लिए उसे सही समय, स्थान और लोगों की आवश्यकता थी। इनमें सबसे बड़ा योगदान साहिल का था, या यूं कहें साहिल के सोल बॉडी का। यदि पेबल्स को साहिल नहीं मिलता तो हेवन एंड अर्थ के अनंत खजानों के बावजूद वह आज के स्तर तक नहीं बढ़ पाती। सेलेस्ट की सोल पावर में भारी वृद्धि हुई क्योंकि वह साहिल के साथ एक फैंटेसी में भटक गई थी और सोल कांटेक्ट हुआ था। यह उसकी इटर्नल रेल्म लेट सॉवरन रैंक की ताकत से कहीं अधिक बढ़ गई थी और इसी कारण वह सोल पावर को सीमा तक विकसित कर पाए। हालांकि सेलेस्ट का रेल्म अभी भी बहुत कम था, इसलिए मजबूत माइंड पावर के लाभ अभी सामने नहीं आए थे। एक बार जब वह पीक सॉवरन रैंक को पार कर लेगी तब उसे पता चलेगा कि दूसरों के लिए इटर्नल रेल्म से सेंट रेल्म तक की एस्ट्रोनॉमिकल बैरियर कितनी कठिन है, लेकिन उसके लिए शक्तिशाली सोल पावर के साथ यह कितनी आसान होगी। सेंट रेल्म से शुरू होकर किसी की सोल पावर की ताकत ही भविष्य की उपलब्धियों और ऊंचाइयों को निर्धारित करती है। जब तक सोल पावर पर्याप्त रूप से मजबूत हो कोई बाधा नहीं रहती। इसलिए द स्पिरिट केज, जो सोल पावर को मजबूत करने वाली जगह है, दूसरी दुनिया बन गई। अनगिनत लोग वहां प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रहे थे ताकि अपना बेहतर भविष्य बना सकें। केवल मनुष्य ही नहीं, यहां तक कि अन्य रेसर्स भी वहां जाना चाहते थे। सेलेस्ट ने साहिल के साथ सोल कांटेक्ट किया जिससे उसकी सोल पावर में उछाल आया। दूसरी ओर पेबल्स हर दिन साहिल से चिपकी रहती थी, उसकी गोद में घुस जाती थी। वह उसकी गोद में सो भी जाती थी। चूंकि दोनों के पास सोल बॉडीज थे इसलिए ये भी सोल कांटेक्ट माना जाता था। इसलिए पेबल्स को मिलने वाले लाभ की कल्पना की जा सकती है। द स्पिरिट केज एक विशाल फैंटेसी की तरह था जो अनगिनत प्राणियों की आत्माओं को समायोजित करता था। साहिल और पेबल्स उनमें से सिर्फ दो थे। उसे साहिल के साथ हर समय रहने से मिलने वाला लाभ और साहिल द्वारा पेबल्स के लिए तैयार किए गए अनगिनत हेवन एंड अर्थ के खजानों के संयोजन ने ही उसे इतनी तेजी से बढ़ने में सक्षम बनाया। अन्यथा कोई नहीं जानता कि उसे 16 या 17 साल की उम्र तक बढ़ने में कितने साल लगते। साहिल की माइंड पावर ओवरलॉर्ड रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के बाद वह विशेष रूप से महसूस करती थी कि साहिल की गोद में हर पल उसका शरीर तेजी से ठीक हो रहा है। बेशक ये सिर्फ शुरुआत थी। यदि वह अपनी पीक पर वापस लौटना चाहती थी तो अभी भी बहुत लंबा रास्ता बाकी था। आखिरकार ओवरलॉर्ड की सोल पावर को ठीक करना इतना आसान नहीं था। शरीर में ऊर्जा उत्तेजित और अवशोषित होने के बाद पेबल्स का शरीर फिर से बढ़ा। वह फिर से खुद से बात करने लगी। सहेली, मेरा नाम एलोरा है, लेकिन मुझे अभी भी वह नाम जो तुमने दिया है ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हमेशा पेबल्स बनी रहना चाहती हूँ और एलोरा को उस युद्ध में मरने देना चाहती हूँ। ये कहने के बाद वह एक सेकंड के लिए रुकी, फिर बोली, दुर्भाग्य से यह असंभव है। रोबोशस और सोल डिवावरर्स ने मिलकर लेला पर हमला किया है। मुझे जल्द से जल्द ये खबर पहुंचानी होगी और सबको तैयार करना होगा, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो लेला में अनगिनत रेसर्स और प्राणियों के जीवन खतरे में पड़ जाएंगे। सहेली, तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। तुमने इतने समय तक मेरी रक्षा की है, इसलिए अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। सहेली, मैं भविष्य में लेला में तुमसे मिलूंगी। पेबल्स ने बात खत्म की, उसका शरीर प्रकाश की एक किरण में बदल गया और मुख्य शहर एम्बर सिटी की ओर तेजी से भागा। पलक झपकते ही वह गायब हो गई और उसकी गति चौंकाने वाली थी। हालांकि उसकी याददाश्त वापस आ गई थी और उसे अपना नाम तथा पहचान पता थी, लेकिन उसकी सोल पावर अभी भी पीक से बहुत दूर थी, इसलिए वह द स्पिरिट केज से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। उसे और अधिक कीमती हेवन एंड अर्थ के खजानों की आवश्यकता थी ताकि वह कुछ और ठीक हो सके। कम से कम उसे सोल पावर इतनी बहाल करनी होगी कि वह द स्पिरिट केज से निकलकर वास्तविक दुनिया में वापस लौट सके। रोबोशस और सोल डिवावरर्स के संयुक्त छिपकर हमले का सामना करते हुए उसने जीवन की एक संभावना के लिए सेल्फ डेटोनेशन किया था। सबसे कठिन समय अब बीत चुका था। इस बार एलोरा ने सही दांव लगाया था। अध्याय 2352। हालांकि मामले अभी खत्म नहीं हुए थे। उसे जल्द से जल्द वास्तविक दुनिया में वापस लौटना होगा और यह खबर सिल्वियो तथा अन्य 4 ओवरलॉर्ड्स तक पहुंचानी होगी, ताकि वे लेला का नेतृत्व करते हुए उसकी रक्षा कर सकें और रोबोशस तथा सोल डिवावरर्स के हमले से अचानक न घिर जाएं। रोबोशस और सोल डिवावरर्स कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एलोरा पर हमला होने और सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके केवल एक छोटी सी आत्मा बचने के बाद भी वह इतने कम समय में ठीक हो जाएगी। उनके अनुमान के अनुसार यदि एलोरा मरी नहीं भी तो उसे जागने में 10,000 साल से अधिक लगेंगे। यहाँ तक कि यदि अन्य रूलर्स उसे ढूंढ भी लें तो 4 ओवरलॉर्ड्स की मदद से भी उसे जागने में 100 साल से अधिक लगेंगे। यह अवधि उनके लिए अपनी योजना शुरू करने के लिए पर्याप्त थी। लेला का कई सालों से दुश्मन होने के कारण रोबोशस को द स्पिरिट केज के अस्तित्व की जानकारी थी।
हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक तलवार एलोरा की आत्मा के अवशेष को द स्पिरिट केज में भेज सकती है ताकि वह बढ़ सके। संयोग से वह साहिल से भी मिल गई, जिसके पास गॉड टियर सिविलाइजेशन से आया सिस्टम था। शायद ये सब संयोग थे या फिर ईश्वर की इच्छा थी जिसने वर्तमान स्थिति बनाई। संक्षेप में, एलोरा ने 2 साल बिताकर अपनी बैकअप प्लान को सक्रिय किया और अपनी सारी यादें बहाल कीं। अगला कदम, वह द स्पिरिट केज के 8 मुख्य शहरों में जाएगी, सबसे कीमती हेवन एंड अर्थ के खजाने इकट्ठा करेगी, उन्हें लेकर सोल पावर मजबूत करेगी, द स्पिरिट केज से बाहर निकलेगी, वास्तविक दुनिया में वापस लौटेगी और रोबोशस तथा सोल डिवाउरर्स के गठजोड़ की खबर फैलाएगी ताकि सिल्वियो और अन्यों के साथ मिलकर लेलर में आने वाले संकट का सामना कर सके। एलोरा लेलर के सभी प्राणियों की रक्षा करना चाहती थी, जो एक ओवरलॉर्ड के रूप में उसकी जिम्मेदारी भी थी। साथ ही वह अपनी सहेली की भी रक्षा करना चाहती थी। साहिल स्टार किंगडम में इरिडेसेंट सेक्ट के सीक्रेट रूम में चुपचाप बैठा था। उसके शरीर के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। वह दांत पीसते हुए गंभीर दर्द सह रहा था। नए रेल में अपग्रेड होने पर उसे हमेशा बहुत यातना होती थी। सौभाग्य से वह इसकी आदत डाल चुका था और मानसिक रूप से तैयार रहता था। साहिल ने इसे स्वीकार कर लिया था। वह जानता था कि सिस्टम के कारण उसे कोई बाधा नहीं आएगी। जितने पर्याप्त लैविश पॉइंट्स होंगे, वह ब्रेक थ्रू कर सकता है और कभी असफल नहीं होगा। इसलिए कुछ दर्द सहना उसके लिए उचित था। थोड़ी देर बाद साहिल ने अचानक आंखें खोलीं। उसकी ओवरलॉर्ड एनर्जी अनैच्छिक रूप से फैल गई, जिससे पूरा स्टार किंगडम गूंज उठा। ऐसा लग रहा था जैसे इतना शक्तिशाली व्यक्ति स्टार किंगडम में नहीं होना चाहिए। स्टार किंगडम में रहने वाले सभी प्राणियों को अपनी आत्मा की गहराई में भय महसूस हुआ। साहिल ने आंखें खोली और तुरंत अपनी एनर्जी वापस खींच ली। खड़े होने पर उसने देखा कि उसके कपड़े भीग चुके थे, इसलिए उसने हल्के से शरीर हिलाया और कपड़े अपने आप सूख गए। साहिल ने सिस्टम चालू करके जांच की। 1,00,000 लैविश पॉइंट्स गायब हो गए। उसका बॉडी एंसेस्ट्रल लेवल 10 से सुप्रीम लेवल 1 तक बढ़ गया। अब उसका बॉडी और माइंड दोनों ओवरलॉर्ड रेल्म में पहुंच गए थे। अब वह एक सच्चा ओवरलॉर्ड था। साहिल ने उम्मीद नहीं की थी कि वह लेवल 9 सिविलाइजेशन लेलर जाने से पहले ओवरलॉर्ड रेल्म तक पहुंच जाएगा। यद्यपि उसे लेलर की विशिष्ट स्थिति नहीं पता थी, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था। वहां ओवरलॉर्ड्स की संख्या बहुत अधिक नहीं होगी। आखिरकार ब्लू फैमिली का सबसे मजबूत व्यक्ति केवल एंसेस्ट्रल डेटी था। अध्याय 2353। साहिल ठीक सीक्रेट रूम से बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी कम्युनिकेशन डिवाइस पर एक नोटिफिकेशन दिखी। उसे खोलते ही उसके सामने एक लाइट कर्टन प्रकट हुई। उसमें एक डेलिकेट प्रिटी फेस वाली लड़की थी, जिसके 2 नुकीले कान थे। यह एल्वन प्रिंसेस ईवी थी। द स्पिरिट केज में अलग होने के समय दोनों ने एक दूसरे से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान किया था। ये संदेश कुछ दिनों पहले का था। मास्टर साहिल, क्या आप अभी भी द स्पिरिट केज में हैं? यदि आप वापस आएं, तो कृपया हमारे क्लैन में अतिथि के रूप में पधारें। 10 साल बाद हम एक सैक्रिफिशियल सेरेमनी आयोजित करेंगे जो 100 साल में केवल एक बार होती है। यह एल्व्स का सबसे बड़ा समारोह है और सभी को क्लैन के डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स के रूप में आमंत्रित किया जाता है। अब एल्वन प्रिंसेस के रूप में मैं आपको औपचारिक रूप से आमंत्रित कर रही हूँ। मुझे आशा है कि आप इनकार नहीं करेंगे। मैंने आपको एल्वन फॉरेस्ट का स्थान पहले ही भेज दिया है। यदि आप आएं, तो बस अपना नाम बताएं, लोग आपको रास्ता दिखाएंगे। मास्टर साहिल, ये पहली बार है जब मैंने एल्व्स की सैक्रिफिशियल सेरेमनी में किसी आउटसाइडर को आमंत्रित किया है, इसलिए आपको जरूर आना होगा। ईवी ने बात खत्म की, उसका चेहरा गायब हो गया। ये संदेश लेलर से अनंत दूरी पार करके टेलीपोर्ट हुआ था। यदि साहिल के पास सिस्टम नहीं होता, तो वह इस इन्विटेशन को स्वीकार भी नहीं कर पाता। इसके अलावा स्टार किंगडम की कम्युनिकेशन डिवाइस लेलर का सिग्नल प्राप्त नहीं कर सकती थी क्योंकि दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर नहीं थे। साहिल ने सिस्टम को लेलर के नेटवर्क से जोड़ा और कम्युनिकेशन डिवाइस को मॉडिफाई करके लेलर का सिग्नल प्राप्त करने लायक बनाया था। संदेश देखकर साहिल को पता चला कि एल्वन प्रिंसेस ईवी ही एल्व्स की वंस इन ए सेंचुरी सैक्रिफिशियल सेरेमनी की मुख्य व्यक्ति है। ये डरते हुए कि साहिल को उसके क्लैन का स्थान न मिले, उसने एल्वन फॉरेस्ट का स्पेसिफिक लोकेशन भी भेजा था। कम्युनिकेशन डिवाइस बंद करने के बाद साहिल ने इसे भूलने का फैसला किया। वह भी स्टार किंगडम में था और लेलर से बहुत दूर। एक डेटी को वहां पहुंचने में 1 साल लगता, लेकिन साहिल के लिए ईवी द्वारा भेजा स्थान अभी भी उपयोगी था। कम से कम इससे उसे सही दिशा मिल गई थी और भविष्य में लेलर जाते समय वह गलत दिशा में नहीं जाएगा। यदि दिशा गलत हुई तो वह और दूर चला जाता। दिशा सही होने पर दूरी कोई समस्या नहीं थी। 10 साल बाद सेरेमनी में भाग लेगा या नहीं, ये वह बाद में सोचेगा। साहिल ईवी से कोई वादा नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके प्लान हमेशा बदलते रहते थे। यदि वादा करके अंत में खड़ा न रहा तो बहुत शर्मिंदगी होगी। सीक्रेट रूम से बाहर निकलकर साहिल ने पहले स्टार किंगडम में कोई बड़ा घटना हुई है या नहीं, ये जांचा। समय को देखते हुए ब्लू की मौत के बाद फेदर फैमिली का अगला बैच जल्द ही आना चाहिए।
इस दौरान उसे बार बार वापस आकर जांचना होगा ताकि पिछली बार जैसी घटना न हो। यदि फेदर फैमिली कोई ब्लडथर्स्टी व्यक्ति भेजती है तो साहिल के वापस आने तक स्टार किंगडम में अनगिनत जाने जा चुकी होंगी। साहिल अब ओवरलॉर्ड था, इसलिए यदि कोई डेटी उसे फायदा उठा ले तो बहुत शर्म की बात होगी। साहिल ने नोवा से स्टार किंगडम की स्थिति पूछी। बाद में सीलिया और अन्यों से बात की। स्टार किंगडम में लगभग एक दिन बिताने के बाद साहिल सीक्रेट रूम में वापस सिक्लूजन के लिए गया, सिस्टम चालू किया और द स्पिरिट केज में प्रवेश करने का विकल्प चुना। वह वायर के पश्चिम वाले जंगल में फिर से प्रकट हुआ। शरीर हिलाकर साहिल एक झटके में गायब हो गया। जब वह फिर प्रकट हुआ तो वह अपने रहने वाले कोर्टयार्ड में पहुंच चुका था। वहां कुछ देर खड़े रहने के बाद साहिल ने भौहें चढ़ाईं। सामान्यतः उस लड़की पेबल्स अब तक उसकी गोद में कूद चुकी होती, लेकिन इस बार वह नहीं दिखी। ये बहुत असामान्य था, ये बहुत एबनॉर्मल था। चूंकि वे जल्द ही जाने वाले थे, बीनी ट्रिवियल मैटर्स निपटा रही थी और अनावश्यक सबऑर्डिनेट्स को डिसमिस कर रही थी। इसलिए साहिल छत पर गया जहां पेबल्स अक्सर बैठकर आकाश की ओर देखती थी, लेकिन वह वहां भी नहीं थी। फिर वह कमरे में गया लेकिन पेबल्स वहां भी नहीं थी। कुछ गड़बड़ है। इस समय साहिल घबरा गया। वह चाहता था कि पेबल्स को अपना घर याद आए ताकि वह उसे सुरक्षित घर पहुंचा सके, लेकिन वह लड़की को सुरक्षित घर पहुंचाना और परिवार से मिलवाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि वह अचानक इस तरह गायब हो जाए। कमरे की तलाशी लेने के बाद उसने मेज पर कुछ देखा। अध्याय 2354। साहिल ने हाथ बढ़ाया, कागज को तुरंत पकड़ा और ध्यान से पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी भौहें और ज्यादा सिकुड़ती गईं। पढ़ने के बाद उसकी भौहें पूरी तरह सिकुड़ गईं और दिल में खालीपन महसूस हुआ। लड़की चली गई। वह सिर्फ वायर से नहीं गई बल्कि द स्पिरिट केज से भी चली गई। उसे कुछ यादें वापस आ गई थीं। उसे याद आया कि एक बहुत महत्वपूर्ण काम उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए उसे जाना होगा। उसने साहिल के रियल वर्ल्ड में वापस आने पर जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसे अलगाव स्वीकार नहीं होता। पेबल्स को विदा करना वह चीज़ थी जिसकी साहिल को लंबे समय से उम्मीद थी, लेकिन अब वह चली गई। साहिल को लगा कि उसके दिल में कुछ कमी हो गई है। 2 साल तक वह लड़की के साथ रहा था। दोनों एक दूसरे के दिल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। रिश्ता खून का नहीं था लेकिन परिवार से भी ज्यादा करीबी था। शायद कोई भी इस अचानक अलगाव को आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता। साहिल के दिमाग में एक सवाल उठा, पेबल्स को ऐसा क्या काम था कि बिना विदा कहे चली गई? मुझे नहीं बताया। क्या मुझे दुखी होने से डर रही थी या किसी प्रियजन का बदला लेने जा रही है? साहिल की कल्पना में लड़की शायद परिवार की किसी घटना के कारण चोरी करने पर मजबूर हुई थी। वह पेबल्स के शरीर में छिपी टेरिफाइंग पावर को महसूस कर सकता था। शायद उसके किसी करीबी ने मरते समय ये पावर उसके लिए छोड़ी थी, उम्मीद करते हुए कि लड़की एक दिन इसे अनलॉक कर लेगी और लेला में अपनी जगह बना लेगी। फिर लड़की को अपना अतीत याद आया और वह दुश्मन से बदला लेने गई। इस विचार के साथ साहिल अब शांत नहीं रह सका। क्या पेबल्स अपनी थोड़ी सी ताकत से परिवार का बदला ले पाएगी? वह मौत को दावत दे रही है। पेबल्स के व्यवहार से लगता था कि उसका परिवार साधारण नहीं था। उनके दुश्मन ने इतनी बड़ी शक्ति को मिटा दिया और पेबल्स को इस हाल में पहुंचाया। मतलब दुश्मन और भी शक्तिशाली थे। इस ताकत से बदला लेने जाना पेबल्स के लिए मौत नहीं तो क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? साहिल ने दोनों हाथ जोर से भींच लिए। वह पेबल्स को ढूंढने जाना चाहता था। वह मानता था कि अपनी सुप्रीम ओवरलॉर्ड ताकत से वह पेबल्स को नुकसान से बचा सकता है, भले ही बदला लेने या दुश्मन को नष्ट करने में मदद न कर पाए। लेकिन उसके पास पेबल्स का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं था। न ही पता था कि वह कहाँ डिसेंड हुई होगी, न ही उसके घर का एग्जैक्ट लोकेशन, यहाँ तक कि उसका लास्ट नेम भी नहीं पता। तो वह उसे कैसे ढूंढे? वह पूरी तरह क्लूलेस था। साहिल ने सिर हिलाकर खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद चीजें उतनी बुरी नहीं होंगी जितना वह सोच रहा है। यदि पेबल्स के परिवार पर कोई विपदा आई भी तो वह इतनी मूर्ख नहीं कि पर्याप्त ताकत के बिना बदला लेने चली जाए। शायद वह लेला वापस ट्रेनिंग के लिए गई है। जब पर्याप्त ताकत हो जाएगी तब बदला लेगी। यदि वह पूरे समय द स्पिरिट केज में रहती तो केवल सोल पावर बढ़ सकती थी, कॉम्बैट पावर में वृद्धि सीमित होती। ये संभावना भी बहुत अधिक है। ऐसे में मुझे उसे ढूंढने के लिए अभी भी समय है। एक व्यक्ति इतने कम समय में किसी बड़ी शक्ति को नहीं उखाड़ सकता। इसके लिए लंबे समय और सफिस्टिकेटेड प्लानिंग की जरूरत होती है। साहिल ने गहरी सांस ली। चूंकि अभी पेबल्स को इतने कम समय में ढूंढना असंभव था, इसलिए वह खुद को इसी तरह टेम्पररी सांत्वना दे सकता था। लंबा समय मिले तब भी यह मुश्किल होता। लेला बहुत बड़ा था और लेवल 9 सिविलाइजेशन लेवल 7 सिविलाइजेशन से तुलना नहीं की जा सकती। अध्याय 2355। साहिल की कल्पना बहुत सक्रिय थी। वह उन चीज़ों के बारे में व्यवस्थित रूप से अनुमान लगाता था जो स्पष्ट नहीं थीं। शायद ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने का परिणाम था। थोड़े से क्लू से वह इतनी सारी चीज़ों को जोड़ सकता था।
और हर बात के पीछे उसके पास प्रमाण भी था, इसलिए उन्हें खारिज करने का कोई कारण नहीं था। पेबल्स के मामले में किसी ने भी उसे लेलर के 5 रूलर्स में से एक एम्प्रेस एलोरा से नहीं जोड़ा होगा। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। एलोरा दसियों हजार ईपॉक से जीवित थी और उसकी ताकत ओवरलॉर्ड रेल्म तक पहुंच चुकी थी, तो वह एक छोटी लड़की से कैसे जुड़ सकती थी। पेबल्स ने साहिल को चिंता न करने और काम निपटने के बाद उसके पास आने का पत्र छोड़कर के अलावा कोई उपयोगी क्लू नहीं छोड़ा था। साहिल कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह पेबल्स को ढूंढ नहीं पा रहा था। ओवरलॉर्ड रेल्म की ताकत होने के बावजूद भी वह नहीं जानता था कि क्या करे। कुछ चीजें इतनी लाचार कर देती हैं। यह उसके नियंत्रण में बिल्कुल नहीं था और सब कुछ इतनी अचानक हुआ था। उसे सुधारने का कोई मौका ही नहीं मिला। शायद यदि पेबल्स को पहले से उसकी ताकत का पता होता तो ऐसा नहीं होता। चूंकि अब हो चुका था, साहिल जानता था कि पछताना बेकार है। इसके अलावा पेबल्स अब छोटी नहीं थी और उसके अपने विचार थे। बिना विदा कहे जाने का मतलब था कि उसके पास कोई कारण होगा। साहिल इसे बदल नहीं सकता था, इसलिए उसे शांति से स्वीकार करना होगा। मुझे उम्मीद है कि छोटी लड़की अपना काम पूरा कर ले और फिर खुशी से जीवन जिए। यदि वह कभी कभी अपनी सहेली को याद कर ले तो मेरे लिए काफ़ी है। ईमानदारी से कहूं तो साहिल उस लड़की से फिर मिलने की उत्सुकता नहीं रखता था। उसे डर था कि पेबल्स फिर से शादी करने की जिद करेगी और यह बहुत ट्रबलसम होगा। यदि साहिल किसी से शादी करेगा तो वह सीलिया होगी, उसकी असली गर्लफ्रेंड। बेशक यदि पेबल्स को कभी मदद की जरूरत पड़ी तो साहिल सब कुछ दांव पर लगाकर भी उसकी मदद करेगा। यह कोई सोचने वाली बात नहीं थी और वह इसमें एक पल के लिए भी नहीं हिचकेगा। 2 साल साथ रहने के बाद साहिल ने पेबल्स को परिवार की तरह मान लिया था। उसके दिल में लड़की का स्थान पर्ल और अन्य महिलाओं से बहुत कम नहीं था। वे लोग थे जिनके लिए साहिल सब कुछ दे सकता था। इन विचारों के साथ साहिल ने चुपचाप आह भरी। उसने इंडेक्स फिंगर और थंब से कागज को हल्के से दबाया तो पेबल्स का पत्र तुरंत राख में बदलकर हवा में बिखर गया। मूल रूप से साहिल वायर छोड़ने से पहले एम्बर सिटी जाकर पेबल्स के लिए और अधिक कीमती हेवन एंड अर्थ के खजाने खरीदना चाहता था ताकि वह तेजी से बढ़ सके और इंसिडेंटली लाविश पॉइंट्स भी मिल जाएं। लेकिन लड़की वायर छोड़ने से पहले ही चली गई। पेबल्स के चले जाने के बावजूद वे एम्बर सिटी जाएंगे। एम्बर सिटी पहुंचकर थॉ को वहां जड़ें जमाने में मदद करने के बाद साहिल रियलिटी में ज़्यादा समय बिता सकता था। वह कभी कभी पॉप इन करके ट्रबल्स ठीक कर लेता। साहिल के लिए लाविश पॉइंट्स अभी भी टॉप प्रायोरिटी थे। भले ही उसे अभी जरूरत न हो, इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में नहीं होगी। बेशक जितनी ज़्यादा ताकत उतना बेहतर। भले ही ताकत लिमिट तक पहुंच जाए, वह लाविश पॉइंट्स को क्लोनिंग पर खर्च कर सकता था। वह स्किल बहुत उपयोगी थी और एक्चुअल कॉम्बैट में इस्तेमाल होने पर हेवन डिफाइंग थी। क्लोन्स होना सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा हेल्पर्स होने जितना सरल नहीं था। वे सुपर बूस्टर्स थे जो क्रिटिकल मोमेंट पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके मैं फॉर्म को बचा सकते थे। यदि साहिल के पास पर्याप्त ब्लड एसेंस होता तो दुश्मनों की संख्या कोई मायने नहीं रखती। जब तक उनकी ताकत बहुत अलग ना हो और दूसरा पक्ष उसे तुरंत कुचल न सके, साहिल को लड़ने का कॉन्फिडेंस रहता। अध्याय 2356। इसलिए वह अवसर मिलने पर क्लोनिंग को अपग्रेड करना कभी नहीं भूलता। उसने सिस्टम चालू करके क्लोनिंग देखा। वर्तमान में उसका क्लोनिंग लेवल 3 था। 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एसेंस से 3 क्लोन समन हो सकते थे जो उसी ताकत के होते थे। साहिल के हिसाब से लेवल 4 तक पहुंचने के लिए 10,000 लाविश पॉइंट्स चाहिए थे, क्योंकि केवल जब लाविश पॉइंट्स 10,000 पहुंचते थे क्लोनिंग कॉलम में प्लस साइन दिखता था जो अपग्रेड की अनुमति देता था। जब लाविश पॉइंट्स 10,000 से कम होते थे प्लस साइन नहीं दिखता और अपग्रेड नहीं हो सकता था। इससे पता चलता था कि क्लोनिंग को लेवल 3 से 4 तक अपग्रेड करने के लिए 10,000 लाविश पॉइंट स्टैंडर्ड थे। फिर भी ये पता नहीं था कि लेवल 4 पर कितने क्लोन समन हो सकेंगे। यदि सिर्फ 3 से 4 तक बढ़े तो साहिल को लगता कि सिस्टम बहुत कंजूस था। आखिरकार इसके लिए 10,000 लाविश पॉइंट्स लग रहे थे। बाकी स्किल्स को अपग्रेड करने में सिर्फ 100 पॉइंट्स लगते थे, लेकिन क्लोनिंग के लिए शुरू से ही 10,000। अगला अपग्रेड 100,000 का होगा और उसके बाद 1 मिलियन। यदि इतने लाविश पॉइंट्स खर्च करके सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्लोन मिले तो ये थोड़ा अनरीजनेबल लगता। साहिल को लगता था कि क्लोनिंग का हर अपग्रेड सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्लोन नहीं देगा, लेकिन यह अपग्रेड पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। अभी उसके लाविश पॉइंट्स 10,000 से बहुत दूर थे। सिस्टम बंद करने के बाद उसने पेबल्स और क्लोनिंग की चिंता छोड़ दी। फिर साहिल ने बीनी और थॉ से कांटेक्ट किया और पूछा कि काम कितने दिनों में खत्म करके वे एम्बर सिटी जा सकते हैं। दोनों ने कहा कि 3 दिन काफ़ी हैं। चूंकि 3 दिन चाहिए थे, साहिल ने उन्हें अर्ज नहीं किया और पर्याप्त समय दिया। वैसे भी उसके पास कोई महत्वपूर्ण काम नहीं था, इसलिए उसने उन्हें बताया कि 3 दिन बाद वायर से निकलेंगे। फिर साहिल ने अपने कमरे से ही द स्पिरिट केज से डायरेक्टली एग्जिट कर लिया। पेबल्स चली गई थी, इसलिए उसे आसपास के जंगल में जाने की जरूरत नहीं थी। द स्पिरिट केज से एग्जिट करने की सबसे अच्छी जगह अपने घर का कमरा था।
यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं करता। पेबल्स के रिस्ट्रेंट के बिना साहिल बहुत फ्री था। वह जब चाहे जा सकता था और आ सकता था। यहाँ कोई बॉदर नहीं करता था और ऐसी जिंदगी साहिल को सबसे ज्यादा पसंद थी। हालांकि वह इसकी आदत नहीं डाल पा रहा था। जब वह सीलिया और अन्यों के साथ होता था उसका मन अक्सर भटक जाता था। वह अनजाने में सोचता रहता था कि लड़की का क्या हुआ, क्या वह खतरे में है, क्या उसे मदद चाहिए, क्या कोई बैड गाइज ने उसे किडनैप कर लिया। साहिल अनियंत्रित रूप से इन वरिंग सिनारियोज में पेबल्स के बारे में सोचता रहता था। इससे महिलाएं चिंतित हो जाती थीं और सोचती थीं कि कुछ और हुआ है। साहिल के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए एक एक करके वे उसके पास आकर पूछने लगीं। लंबी व्याख्या के बाद साहिल को सीलिया और अन्यों को अपनी ताकत के बारे में थोड़ा बताना पड़ा। उसने उन्हें बताया कि फेदर फैमिली की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही वे पूरी ताकत से आएं, स्टार किंगडम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब वह किसी से नहीं डरता था और कोई उसे थ्रेट नहीं दे सकता था। इससे सबको राहत मिली। हालांकि वे अभी भी पूरी तरह रिलैक्स नहीं कर पाए क्योंकि साहिल का व्यवहार थोड़ा एबनॉर्मल था। उन 3 दिनों में साहिल बार बार द स्पिरिट केज और रियल वर्ल्ड के बीच आता जाता रहा। वह दर्जनों बार ऐसा कर चुका था। हर बार उसे उम्मीद होती थी कि पेबल्स बस मजाक कर रही है और सुरक्षित वापस आ जाएगी। हर बार निराशा हाथ लगी। धीरे धीरे साहिल ने स्थिति को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। पेबल्स का जल्दी वापस आना अनलाइकली था। जैसा उसने पत्र में लिखा था, वह अपना जरूरी काम निपटाने के बाद साहिल के पास आएगी। साहिल नहीं जानता था कि वह और क्या कर सकता है सिवाय इंतजार के। मुझे अपनी ताकत बढ़ाते रहना चाहिए। यदि पेबल्स वापस आए और मदद की जरूरत पड़ी लेकिन मेरे पास पर्याप्त ताकत न हुई तो बहुत बुरा होगा। आखिरकार साहिल को फिर से आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिल गया। अध्याय 2357। द स्पिरिट केज। एक प्रकाश की किरण तेजी से एम्बर सिटी की ओर बढ़ रही थी, जो 8 मुख्य शहरों में से एक था। जैसे ही शक्तिशाली एनर्जी फैली, एम्बर सिटी के शक्तिशाली लोग इसे दूर से ही महसूस कर सके। 3 टॉप पावर हाउसेस तुरंत शहर से बाहर निकले और उस प्रकाश को रोकने के लिए आगे बढ़े। ये 3 थे, एक बूढ़ा आदमी, एक मध्यम आयु का आदमी और एक मध्यम आयु की महिला। वे एम्बर सिटी के 3 प्रमुख परिवारों के हेड्स थे, बर्च, कैम्बल और विडेल्स परिवार। जो भी परिवार द स्पिरिट केज में मुख्य शहर पर शासन कर सकता था, वह लेवल 9 सिविलाइजेशन लेलर में भी सुपर पावर था। वे वायर के नोबडीज से तुलना नहीं किए जा सकते थे। चूंकि ये 3 द स्पिरिट केज में अपने अपने परिवारों के हेड्स थे, इसका मतलब था कि लेलर में उनकी स्थिति भी बहुत ऊंची होगी और वे शायद परिवार के हेड के बाद दूसरे नंबर पर होंगे। तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में संदेह देखा। कई सालों से किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने एम्बर सिटी में इस तरह घुसपैठ नहीं की थी। 3 प्रमुख परिवार कई सालों से खुलकर और छिपकर लड़ते रहे थे और लगातार फ्रिक्शन में थे, लेकिन जब कोई फॉरेन एनिमी एम्बर सिटी पर हमला करता था तो वे तुरंत एकजुट होकर दुश्मन से निपटते थे और एम्बर सिटी की रक्षा करते थे। ये नियम था। इस समय प्रकाश तीनों के सामने पहुंचकर रुक गया, लेकिन तीनों को जो शौक लगा वह ये था कि प्रकाश हरे रंग की एक गोली में बदल गया और उसके अंदर क्या था ये दिखाई नहीं दे रहा था। बेशक ये हरी गोली एम्प्रेस एलोरा ही थी, जो वायर से अपनी मेमोरी रिकवर करने के तुरंत बाद आ गई थी। वह वही पेबल्स थी जो साहिल के साथ 2 साल रही थी। तुम कौन हो? एम्बर सिटी में आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बूढ़े आदमी ने सबसे पहले पूछा। भले ही इस व्यक्ति से शक्तिशाली एनर्जी आ रही थी, लेकिन 3 प्रमुख परिवार भी कमजोर नहीं थे। तुम तीनों एम्बर सिटी की 3 सबसे मजबूत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हो, है न? एलोरा ने जवाब देने के बजाय उनसे सवाल किया। तीनों को युवा महिला की आवाज सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला पावर हाउस एक महिला होगी। बिल्कुल, हम एम्बर सिटी के बर्च, कैम्बल और विडेल्स परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें कैसे मदद कर सकते हैं? इस बार मध्यम आयु की खूबसूरत महिला ने बोला। चूंकि तुम एम्बर सिटी के 3 प्रमुख परिवारों के सदस्य हो, इसलिए मैं अब तुम्हें एक टास्क देती हूँ। एम्बर सिटी में सभी प्रेशियस ट्रेजर्स ऑफ हेवन एंड अर्थ तुरंत इकट्ठा करो। याद रखना, मुझे सिर्फ वैल्यूएबल चीजें चाहिए, रबिश नहीं। उसके बाद सब मुझे सौंप दो। जल्दी करो, मैं पहले से ही बहुत समय बर्बाद कर चुकी हूँ, इसलिए अब और डिले नहीं कर सकती। एम्बर सिटी से इकट्ठा करने के बाद मुझे बाकी 7 मुख्य शहरों में भी जाना है और वहां से और इकट्ठा करना है। एलोरा की आवाज में आदेश देने का लहजा था और साथ ही अर्जेंसी भी झलक रही थी। उसे बाहर निकलकर अन्य 4 ओवरलॉर्ड्स तक खबर पहुंचानी थी और जल्द से जल्द अपनी रिकवरी पूरी करनी थी। लेकिन तीनों बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं थे, बल्कि उन्हें हंसी आ रही थी। ये व्यक्ति अचानक आया और हमें एम्बर सिटी के सभी ट्रेजर्स उसके लिए इकट्ठा करने का आदेश दे रहा है। ऐसी रिडिक्यूलस बात वाकई हो रही है। ये खुद को कौन समझता है? लेलर के 5 रूलर्स में से एक, बर्च, कैम्बल और विडेल्स परिवार लेलर की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से थे। उनके पास पार्शल ओवरलॉर्ड स्तर के ग्रैंड मास्टर्स थे। 5 लेलर रूलर्स के अलावा कोई उन्हें कोई आदेश देने की हिम्मत नहीं कर सकता था।
अब उनके सामने ऐसा बेखौफ व्यक्ति आ गया था। मैडम, आप मजाक कर रही हैं ना? मध्यम आयु के आदमी ने पूछा। मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने 2 साल बर्बाद कर दिए हैं और अब और डिले नहीं कर सकती, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होंगे, एलोरा ने जारी रखा। मजाक नहीं, फिर आपने ऐसा असंभव अनुरोध क्यों किया? हमारे परिवार एम्बर सिटी में सबसे बड़े हैं, लेकिन हम अन्य फोर्सेस को कमांड नहीं कर सकते, और भले ही कर सकें, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? यदि आपका समय बर्बाद होता है तो इसका हमसे क्या लेना देना? यदि कुछ और नहीं है तो कृपया एम्बर सिटी छोड़ दें। आप यहाँ वेलकम नहीं हैं। बूढ़े आदमी ने सीधे इनकार कर दिया। उसने माना कि सामने वाला मजबूत था, लेकिन वह सामने वाले के अनुरोध पर सहमत नहीं हो सकता था। अध्याय 2358। यदि सामने वाले से मिलने वाले ट्रेमेंडस प्रेशर के कारण और यह जानते हुए कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो शायद वह पहले ही हमला कर चुका होता। फिर यहाँ व्यर्थ की बातें क्यों करता? एलोरा को एहसास हुआ कि उसका सख्त इनकार किया जा रहा है। पूरी मेमोरी रिकवर होने के बाद वह स्वाभाविक रूप से एलोरा की आइडेंटिटी मान रही थी। सिल्वियो और अन्य 4 ओवरलॉर्ड्स के अलावा कौन उसके इनकार करने की हिम्मत करता? वे हर आदेश बिना ऑब्जेक्शन के पूरा करते। अप्रत्याशित रूप से उसे इनकार मिला और तब उसे समझ आया। वे नहीं जानते थे कि वह एम्प्रेस एलोरा है, लेलर के 5 रूलर्स में से एक। शायद तुम्हें अभी तक मेरी आइडेंटिटी नहीं पता, एलोरा ने अचानक कहा। तुम कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम नहीं जाती तो हमें तुम्हें टीम बनाकर बुली करने के लिए मजबूर मत करना। यदि मुझे देखने के बाद भी तुम ऐसा कह सको तो मैं बिना पीछे मुड़े चली जाऊंगी। ये कहकर एलोरा ने हरी गोली को डिसिपेट किया और उसके अंदर दिखाई दिया। उसने शुरू में खुद को इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि वह सेंसेशन पैदा करने से डर रही थी। आखिरकार लेलर के केंद्र में उसकी स्टैचू लगी हुई थी और अनगिनत प्राणी हर दिन उसे देखने आते थे। कुछ तो अनगिनत कष्ट सहकर भी आते थे, सिर्फ 5 विशाल स्टैचूज को देखने के लिए, जो 10,000 फीट ऊंची थीं। 5 लेलर रूलर्स लेलर के लगभग हर प्राणी के दिल में बसते थे। एम्प्रेस एलोरा सभी फीमेल क्रीचर्स की आस्था थी। लेलर में 5 लेलर रूलर्स के बारे में कोई भी बुरा बोलने की हिम्मत करता तो दर्दनाक मौत मरता। तीनों की नज़रों के सामने हरी गोली डिसिपेट हुई और एक महिला प्रकट हुई। मध्यम आयु की महिला की आंखें शौक से फैल गईं। एलोरा उसकी आइडल और रोल मॉडल थी। एलोरा ही वह दिशा थी जिसकी ओर वह कड़ी मेहनत कर रही थी। वह उम्मीद करती थी कि एक दिन वह एलोरा जितनी ऊंचाई पर खड़ी होगी और लेलर के सभी प्राणियों की पूजा और प्रशंसा स्वीकार करेगी। दोनों आदमी भी सामने वाले को पहचान गए। आखिरकार तीनों की लेलर में ऊंची स्थिति थी और वे सुपरपावर्स में महत्वपूर्ण फिगर्स थे। इसलिए 5 लेलर रूलर्स के चेहरे उनके दिलों में गहरे उकेरे हुए थे। तुम। तीनों ने लंबे समय तक हकलाते रहे, कोई वाक्य पूरा नहीं कर सके। एलोरा का प्रकट होना उन्हें इतना शॉक कर गया था, इतना कि उनके दिमाग काम करना बंद कर गए। तुम सही हो, मैं एम्प्रेस एलोरा हूँ। मैं कुछ स्पेशल रीजन से द स्पिरिट केज आई हूँ। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एम्बर सिटी के सभी प्रेशियस ट्रेजर्स इकट्ठा करो और इस बात को बाहर मत फैलाना ताकि सेंसेशन न हो, एलोरा ने गहरी आवाज में कहा। क्या आप सच में एम्प्रेस एलोरा हैं? मध्यम आयु की महिला ने अविश्वास से पूछा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। एम्प्रेस एलोरा द स्पिरिट केज में क्यों? उस स्तर के लोगों को सोल पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना? मैंने कभी नहीं सुना कि 5 लेलर रूलर्स में से किसी ने द स्पिरिट केज में प्रवेश किया हो। एम्प्रेस एलोरा को इतने सारे ट्रेजर्स की जरूरत क्यों? अध्याय 2359। मैं एम्प्रेस एलोरा हूं या नहीं, ये तुम्हारे दिल में पहले से पता है। या क्या तुम सोचते हो कि कोई मुझे इम्पर्सनेट करके लोगों को धोखा दे रहा है? ऐसे व्यक्ति के पास कितनी जानें हैं जो ऐसा करने की हिम्मत करे? एलोरा ने शांति से जवाब दिया। ये सुनकर तीनों को राहत मिली। हालांकि उन्हें कोई क्लू नहीं था कि एम्प्रेस एलोरा द स्पिरिट केज में क्यों आए और इतने ट्रेजर्स क्यों चाहिए, लेकिन जैसा एम्प्रेस एलोरा ने कहा, कौन इतनी हिम्मत करता कि उसे इम्पर्सनेट करे? क्या वह मौत को दावत देना चाहता है? तीनों ने सैकड़ों ईपॉक्स जिए थे और कभी नहीं सुना था कि किसी ने 5 लेलर रूलर्स में से किसी को इम्पर्सनेट करने की हिम्मत की हो। 5 लेलर रूलर्स के बारे में बुरा बोलने वाला भी मॉब्ड होकर मारा जाता था, इम्पर्सनेट करने की तो बात ही क्या। इससे पता चलता था कि लेलर के दिलों में 5 लेलर रूलर्स की कितनी ऊंची स्थिति थी। भले ही उनके मन में कुछ संदेह थे, लेकिन वे जुआ नहीं खेल सकते थे। यदि गलत हुआ तो यह अपराध होगा और उनकी पूरी ब्लडलाइन एक्सटर्मिनेट हो जाएगी। सलम बर्च आपका अभिवादन करता है, एम्प्रेस एलोरा। ईगन कैम्बल आपका अभिवादन करता है, एम्प्रेस एलोरा। हेवन विडेल्स आपका अभिवादन करता है, एम्प्रेस एलोरा। तीनों ने एक साथ मुट्ठियां जोड़ी और एम्प्रेस एलोरा के सामने घुटनों पर बैठ गए। बूढ़ा आदमी सलम बर्च परिवार से था, मध्यम आयु का आदमी ईगन कैम्बल परिवार से था और मध्यम आयु की महिला हेवन विडेल्स परिवार से थी। रस्में छोड़ो, जाओ और मैंने जो कहा है उसे जल्द से जल्द पूरा करो। ये पूरे लेलर के जीवन मरण का मामला है।
लापरवाही मत करना और बाहर किसी को मत बताना, अन्यथा मृत्यु। एलोरा ने गंभीरता से आदेश दिया। उसने सोच समझकर ही मामले की गंभीरता बताने का फैसला किया था। जो भी द स्पिरिट केज के मुख्य शहर का रूलर बन सकता था, उसके पीछे काफी शक्तिशाली परिवार होता था। लेलर में भी वे टॉप स्तर के होते। जल्द या बाद में उन्हें रोबोशस और सोल डिवाओरर्स के लेलर पर हमले की खबर पता चल ही जाती। लेलर की रक्षा करना, जो सबका घर है, सिर्फ 5 लेलर रूलर्स की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि लेलर की सभी शक्तियों की भी जिम्मेदारी थी। कमजोर शक्तियां शायद भाग न लें, लेकिन शक्तिशाली फोर्सेस के लिए यह अनिवार्य था। अन्यथा सिर्फ लेलर रूलर्स की ताकत से इतने बड़े क्षेत्र की रक्षा करना मुश्किल होता। वैसे भी जल्द या बाद में उन्हें पता चल ही जाता। एलोरा ने पहले बता देने का फैसला किया ताकि वे पूरे मन से काम करें। एलोरा के शब्द सुनकर तीनों शॉक हो गए। क्या चीज पूरे लेलर के जीवन मरण से जुड़ी है? क्या कोई फॉरेन एनिमी लेलर पर हमला करने वाला है? तीनों ने लापरवाही नहीं की। एम्प्रेस एलोरा, चिंता मत कीजिए, हम तुरंत आपके निर्देशों का पालन करेंगे। हम एम्बर सिटी के ट्रेजर्स जितनी जल्दी हो सके इकट्ठा करके आपको सौंप देंगे। एम्प्रेस एलोरा, कृपया प्रतीक्षा करें। सलम ने तुरंत वादा किया। जल्दी जाओ, इस काम के पूरा होने पर मैं तुम्हारे किए को याद रखूंगी और मेरिट्स के अनुसार रिवॉर्ड दूंगी। धन्यवाद एम्प्रेस एलोरा, कृपया मेरे साथ चलिए। एम्प्रेस एलोरा, मैं आपको आराम करने के लिए ले जाऊंगा। काम पूरा होने पर हम आपके पास आएंगे, हेवन ने पेशकश की। ठीक है, चलो। एलोरा ने थोड़ा सोचकर मध्यम आयु की महिला की सलाह मान ली। उसकी वर्तमान सोल पावर अभी भी पीक से बहुत दूर थी। लंबी यात्रा के बाद वह थक भी गई थी। आराम करने की जगह ढूंढना ठीक था। तीनों के काम पूरा करने के बाद वे उसे आसानी से ढूंढ लेंगे। एम्बर सिटी के ट्रेजर्स इकट्ठा करने के बाद एलोरा को बाकी 7 मुख्य शहरों में जाना था। वहां भी वह स्थानीय फोर्सेस से यही करवाएगी जैसा यहाँ किया। एक मुख्य शहर के ट्रेजर से ज़्यादा रिकवरी नहीं होगी, इसलिए कई और शहरों में जाना होगा। यदि 8 मुख्य शहरों के भी पर्याप्त न हुए तो फर्स्ट ईयर शहरों में जाना पड़ेगा। जब तीनों ने हवा में एम्प्रेस एलोरा को रोका था, तब एम्बर सिटी के कई शक्तिशाली लोग भी देख रहे थे। अध्याय 2360। वे पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जिसने भी एम्बर सिटी के 3 सबसे मजबूत लोगों को अलर्ट किया था, उसे अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। यदि लड़ाई हुई तो पास होने पर वे भी बीच में फंस सकते थे। दूरी पर रहना सुरक्षित था। सलम और ईगन पहले एम्बर सिटी वापस लौटे और इकट्ठा हुए पावर हाउसेस को डिसमिस कर दिया। चूंकि एम्प्रेस एलोरा ने इस बात को फैलाने से मना किया था, इसलिए उन्हें आज्ञा माननी ही थी। फिर एम्प्रेस एलोरा हेवन के साथ एम्बर सिटी में गई और सबसे ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर मेयर्स रेजिडेंस में आराम करने गई। सलम वर्तमान मेयर ऑफ एम्बर सिटी था। हालांकि मेयर्स रेजिडेंस बर्च परिवार का नहीं था। जो भी मेयर होता, वह रेजिडेंस में रहता। 3 प्रमुख परिवार बारी बारी से एम्बर सिटी के मेयर बनते थे। एम्प्रेस एलोरा, आप यहाँ थोड़ा आराम कीजिए। हम आपके दिए टास्क को पूरा करने जा रहे हैं। एम्बर सिटी के सभी प्रेशियस ट्रेजर्स इकट्ठा करना, सलम ने सम्मान से कहा। एम्प्रेस एलोरा, कृपया आराम कीजिए, ईगन और हेवन ने भी कहा। ठीक है, इन बेकार चीज़ों पर समय बर्बाद मत करो। जल्दी काम पूरा करो क्योंकि यह किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे ये सुपरफिशियल चीज़ें पसंद नहीं। इस समय एम्प्रेस एलोरा फिर से हरी गोली में चली गई थी। वह अब इम्पेशेंट लग रही थी। रोबोशस और सोल डिवाउरर्स लेलर पर कवटसली नजरें गड़ाए हुए थे। कोई नहीं जानता था कि वे क्या प्लान कर रहे थे, लेकिन वे इन्वेजन के लिए तैयार हो रहे थे। सिल्वियो और अन्यों को शायद अभी तक कुछ पता नहीं था। पूरे लेलर में थोड़ी भी तैयारी नहीं थी, तो वह कैसे इम्पेशेंट न हो। जी एम्प्रेस एलोरा, हम अभी जाते हैं। तीनों चौंक गए और एक साथ तुरंत जवाब दिया। वे जल्दी से मेयर्स रेजिडेंस से निकल गए। जैसे ही तीनों दूर चले गए, वे रुक गए। मेयर सलम, आप क्या सोचते हैं? ईगन ने पूछा। हेवन भी उसकी ओर देख रही थी। सलम सबसे उम्रदराज था और वर्तमान मेयर ऑफ एम्बर सिटी भी, इसलिए वह अन्य 2 से ज़्यादा मजबूत था। इसलिए इतने गंभीर मामले में दोनों उसकी राय पूछते थे। क्या तुम्हें लगता है कि एम्प्रेस एलोरा फेक हो सकती है? सलम ने दोनों से पूछा। ईगन और हेवन ने एक दूसरे को देखा और एक साथ सिर हिलाया। यह असंभव होना चाहिए। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने 5 लेलर रूलर्स में से किसी को इम्पर्सनेट करने की हिम्मत की हो। यदि एक्सपोज हुआ तो लेलर का पब्लिक एनिमी बन जाएगा और लेलर में कोई जगह नहीं मिलेगी। कोई इतना मूर्ख नहीं होगा, ईगन ने कहा। मैं भी यही सोचता हूँ। कोई एम्प्रेस एलोरा को इम्पर्सनेट करने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए वह असली एम्प्रेस एलोरा ही होंगी, हेवन ने समर्थन किया। बस यही, हमें सिर्फ एम्प्रेस एलोरा का आदेश एग्जीक्यूट करना है। बाकी की चिंता हमारा काम नहीं। वह असली है या फेक, चुनने का अधिकार हमें नहीं। यदि फेक हुई तो हम सिर्फ कुछ ट्रेजर्स खो देंगे, लेकिन यदि असली हुई तो हमारी पूरी ब्लडलाइन मिट जाएगी। दोनों ने सोचा तो सलम सही लग रहा था। चाहे वह असली एम्प्रेस एलोरा हो या फेक, यह उनकी जिम्मेदारी नहीं थी।
उन्हें सिर्फ आदेश मानना था। किसी भी हाल में गलती होने पर वे सिर्फ कुछ ट्रेजर्स खोएंगे। तीनों ने प्लान तय किया और अलग अलग चले गए। फिर उन्होंने अपने परिवार की प्रेस्टीज का इस्तेमाल करके एम्बर सिटी में ट्रेजर्स ऑफ हेवन एंड अर्थ इकट्ठा करना शुरू किया। उन्हें न सिर्फ अपने पास वाले निकालने थे बल्कि अन्य फोर्सेस को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा था। तीनों ने एम्प्रेस एलोरा की वेयरअबाउट्स किसी को बताने की हिम्मत नहीं की और न ही अपने परिवारों को रिपोर्ट किया। यदि एम्प्रेस एलोरा को पता चला तो उनके परिवार भी इम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। वे सिर्फ चुपचाप टास्क पूरा कर सकते थे। ट्रेजर्स इकट्ठा करने के एक्सक्यूजेस वे खुद सोच लेंगे। किसी भी हाल में एम्प्रेस एलोरा का नाम नहीं लेना था। अध्याय 2361। वायर शहर से 3 रथ निकलते हैं द स्पिरिट केज में। ये रथों में साहिल और उनकी पार्टी थी। जैसे ही रथ शहर से बाहर निकले, शहर से बहुत सारे लोग बाहर आए और जाते हुए रथों को देखते रहे। ये सभी वायर के व्यापारिक चक्र के बड़े छोटे बॉस थे। वे साहिल और थॉ के जाने की बहुत इच्छा कर रहे थे। जब से ये दोनों वायर में आए थे, वायर के व्यापारिक चक्र में पूरी तरह से दुष्स्वप्न जैसी स्थिति हो गई थी। स्वर्गीय खजानों और पृथ्वी के खजानों की कीमत बार बार बढ़ती जा रही थी। शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन समय बीतने के साथ वायर में सामानों की कीमत बहुत बढ़ गई। उन्हें अब उच्च श्रेणी के खजाने खरीदने का मौका भी नहीं मिल रहा था क्योंकि वे सब थॉ को बेच दिए जाते थे। आखिरकार उसने जो कीमत दी थी वह ज़्यादा थी, इसलिए खरीदार उस कीमत से मेल खाने की कोशिश करते। परिणामस्वरूप जैसे ही कीमत बढ़ती, थॉ फिर से बढ़ा देता और उसकी कीमत हमेशा वायर के व्यापारिक चक्र की कीमत से बहुत ज़्यादा होती। ऐसी स्थिति वायर में पहले कभी नहीं हुई थी। थॉ और साहिल के पास साधन, पैसा और ताकत तीनों थे। यहाँ तक कि वायर की प्रमुख शक्तियाँ भी लाचार थीं और निराश होकर लौट आती थीं। तब से उन्होंने आंखें मूंद ली थीं। अब कौन हिम्मत करके परेशानी मोल लेता। साहिल और बाकियों के जाते हुए देखकर सब बातें करने लगे। हुर्रे, आखिरकार वे चले गए। वायर आखिरकार शांतिपूर्ण हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहता तो हम सच में जी नहीं पाते। सही कहा ना, मुझे सच में नहीं पता ये दोनों कहाँ से आए। न सिर्फ अमीर थे बल्कि इतने मजबूत की हद हो गई। वायर की बड़ी शक्तियां भी उनके कुछ नहीं कर पाईं। मैंने भी सुना है कि कई प्रमुख शक्तियों ने इन दोनों से परेशानी करने के लिए लोग भेजे थे, लेकिन अंत में कोई जवाब नहीं आया। क्या हो रहा है पता नहीं। कहा जाता है कि थॉ ने आखिरी बार हमें भोज पर बुलाया था, तब कुछ लोग नाराज हो गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से कुछ किया। लेकिन ऐसा लगता है कि मास्टर साहिल ने उन्हें आसानी से खारिज कर दिया और उसके बाद कोई खबर नहीं आई। वह मास्टर साहिल इतना साधारण नहीं लगता। क्या बकवास कर रहे हो? इतना युवा है और इतनी मजबूत आत्मा शक्ति है, कैसे साधारण हो सकता है? मुझे लगता है वह किसी महाशक्ति द्वारा पाला गया उत्तराधिकारी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इतना उत्कृष्ट कैसे होता? मुझे भी ऐसा ही लगता है। पहली बार मिलने पर ही मुझे लगा था कि वह साधारण नहीं है। यह मेरी धारणा को और पुष्ट करता है। बस करो, तुम ही तो सबसे जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मास्टर साहिल को वायर से बाहर निकाला जाए। ठीक है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मेरे ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ। छी, साहिल ने वायर में हो रही चर्चा नहीं सुनी। भले ही सुनता भी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अपनी यात्रा जारी रखता। अगर वह अकेला होता तो बहुत तेजी से जा सकता था और बहुत समय बचा सकता था। लेकिन साहिल के पास कोई चारा नहीं था। वह इन लोगों को छोड़कर अकेला नहीं जा सकता था। अगर रास्ते में कुछ हो जाता, अगर डेमन रिज जैसा कुछ फिर से हो जाता, तो क्या पूरी टीम खत्म नहीं हो जाती? बीनी और थॉ दोनों साहिल के दाहिने हाथ थे। एक जीवन के छोटे मोटे काम संभालती थी, जबकि दूसरा बाहर खर्च करके शानदार अंक कमाता था। इसलिए उसे इन दोनों को साथ ले जाना ही पड़ता। इसका मतलब यह नहीं कि साहिल उनके बिना नहीं रह सकता था, बस बहुत परेशानी होती। परेशानी से साहिल को सबसे ज्यादा डर लगता था। साथ ही साहिल बहुत भावुक इंसान था। थॉ ने उसकी बहुत मदद की थी, इसलिए साहिल उसे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता था। उसके अलावा थॉ अभी भी उपयोगी था। भले ही भविष्य में उसे थॉ की जरूरत न पड़े, साहिल उसे पर्याप्त लाभ जरूर देता। एक बात तो जान लो कि थॉ ने वायर छोड़ने से पहले पागलों की तरह खर्च किया था। उसने चुपके से खबर फैलाई कि 3 दिन में वह जा रहा है, इसलिए वायर में विभिन्न स्वर्गीय खजानों और पृथ्वी के खजानों की कीमत फिर से मूल स्तर पर आ जाएगी। जैसे ही यह खबर फैली, बहुत बड़ा हंगामा मच गया। जिनके पास खजाने थे और जो कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, वे जल्दी जल्दी बेचने लगे। वरना थॉ के जाने पर कीमत सामान्य हो जाती तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता। अध्याय 2362। इस मौके का फायदा उठाकर थॉ ने वायर के बहुत सारे खजाने ले लिए। इससे वायर के व्यापारी उसे तिरस्कार करने लगे। साहिल के लाविश पॉइंट्स भी 30,000 तक पहुंच गए। इन 2-3 दिनों का व्यापार पिछले 2-3 महीनों के बराबर था। यहाँ तक कि साहिल को भी थॉ की इस शानदार तरकीब की तारीफ करनी पड़ी। अकेले रथ में बैठे साहिल ने ऊबते हुए सिस्टम चालू किया। लाविश पॉइंट्स 31,892। उसकी बॉडी और माइंड दोनों सुप्रीम लेवल 1 पर थीं।
30,000 लैविश पॉइंट से उनमें से किसी एक को लेवल 4 तक बढ़ाया जा सकता था। फिर भी साहिल के मन में अभी बॉडी और माइंड को बेहतर करने का कोई इरादा नहीं था। वह 10,000 लैविश पॉइंट्स खर्च करके क्लोनिंग को लेवल 4 तक अपग्रेड करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या होता है। अफसोस की यात्रा के दौरान द स्पिरिट केज से बाहर नहीं निकला जा सकता था। साहिल नहीं जानता था कि वह रथ में प्रकट होगा या जहां से द स्पिरिट केज छोड़ा था वहीं से। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। अगर वह मूल जगह पर प्रकट होता तो परेशानी होती। रथ तो आगे निकल चुका होता और अगर रास्ते में किसी ने उसे देख लिया तो समझाना बहुत मुश्किल होता। रात को आराम करने पर असली दुनिया में जाकर अपग्रेड करूंगा। रथ द स्पिरिट केज में सबसे आम परिवहन साधन होने के कारण गति और स्थिरता दोनों में उत्कृष्ट थे। दिन जल्दी बीत गया। शाम को टीम ने मनमाने ढंग से एक जगह आराम करने के लिए रुक गई। वैसे भी वे रथ पर ही रहते थे तो कहीं भी ठीक था। सबके आराम करने के बाद साहिल चुपके से द स्पिरिट केज से बाहर निकल गया। असली दुनिया में वापस आकर उसने सीधे सिस्टम चालू किया और क्लोनिंग अपग्रेड करने का विकल्प चुना। एक विंडो पॉपअप हुई। क्लोनिंग का यह अपग्रेड 10,000 लैविश पॉइंट्स खर्च करेगा। अपग्रेड के बाद क्लोनिंग लेवल 3 से लेवल 4 हो जाएगा। आप 3 बूंद रक्तसार से 3 क्लोन बुलाने की बजाय अब 9 बूंद रक्तसार से 9 क्लोन बुला सकेंगे। क्या आप अपग्रेड जारी रखना चाहते हैं? 2 विकल्प थे, हाँ या नहीं। साहिल की आंखें चमक उठीं। उसके मुंह के कोने ऊपर उठे और दिल खुशी से खिल उठा। क्या आश्चर्य! अप्रत्याशित रूप से क्लोनिंग लेवल 3 से लेवल 4 होने पर एक क्लोन जोड़कर कुल 4 नहीं हुए बल्कि सीधे 6 और जुड़ गए और कुल 9 क्लोन हो गए। 10,000 लैविश पॉइंट्स में 6 अतिरिक्त क्लोन यानी 6 बिगिनर सुप्रीम ओवरलॉर्ड्स। सही, ये सौदा बहुत सस्ता है। क्या शानदार सौदा! अगर भविष्य में ऐसा दुश्मन आए जिसे वह हरा न सके तो वह 9 क्लोन बुला सकता है। मुख्य शरीर के साथ मिलाकर 10 बनाम 1 की लड़ाई। साथ ही ये 9 मौत के योद्धा होंगे और जरूरी समय पर आत्मविस्फोट कर सकते हैं। एक बिगिनर सुप्रीम ओवरलॉर्ड के आत्मविस्फोट की शक्ति कितनी शक्तिशाली होगी! यहां तक कि मिड या लेट सुप्रीम ओवरलॉर्ड या पीक सुप्रीम ओवरलॉर्ड भी इससे डरेंगे। क्लोनिंग लीपफ्रॉग लड़ाइयों में इतनी बड़ी मदद थी। अगर दुश्मन को ना हरा सका तो भी 9 क्लोन मेरी मदद करेंगे और मैं भाग जाऊंगा। हे, साहिल जोर से हंस पड़ा। वह ओवरलॉर्ड रेल्म प्राप्त करने से भी ज्यादा खुश था। अगर उसके पास 100,000 लैविश पॉइंट्स होते और वह क्लोनिंग को लेवल 4 से लेवल 5 तक अपग्रेड करता तो कितने क्लोन मिलते? निश्चित रूप से 2 अंकों में। अगर दर्जन भर क्लोन के साथ लड़ता तो लोग कांप उठते। एकमात्र चिंता रक्तसार की थी। स्टार किंगडम में रक्तसार भरने वाले बहुत कम खजाने थे। उसने फेलोज परिवार से इकट्ठा करने को कहा था लेकिन वांछित परिणाम नहीं मिला। वह चीज आत्मा शक्ति बढ़ाने वाली चीजों जितनी ही कीमती थी। उसे रक्तसार भरने वाले खजाने ढूंढने होंगे। अध्याय 2363। क्लोनिंग अपग्रेड करने के बाद साहिल ने एकांतवास से बाहर निकलकर नोवा से मुलाकात की और स्टार किंगडम में सब कुछ सामान्य होने की पुष्टि की। कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। फेदर परिवार से कोई नहीं आया था। ये बात साहिल को पूरी तरह से हैरान कर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समस्या क्या है। एजल, जो पार्शल डेटी का सीधा वंशज था, उसकी मौत के बाद ब्लू, जो असली डेटी था, आया था। अब ब्लू मर चुका है तो क्या उन्हें इससे भी मजबूत किसी को नहीं भेजना चाहिए? फेदर परिवार जैसी शक्तिशाली बड़ी परिवार को क्या युवा सदस्य की मौत पर कोई बड़ा व्यक्ति नहीं भेजना चाहिए? वे इतना सहन क्यों कर रहे हैं और चुप क्यों हैं? क्या यह अभी भी लेवल 9 सभ्यता का बड़ा बल है? अब समय कम बाकी है और फिर भी फेदर परिवार से कोई नहीं आ रहा। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शायद फेदर परिवार किसी मुसीबत में है और अभी ब्लू से मजबूत किसी को नहीं भेज पा रहा। यह भी संभव है कि फेदर परिवार ने ब्लू की मौत से खतरे का एहसास कर लिया हो और आने की हिम्मत न कर रहा हो। किसी भी हाल में ये साहिल के लिए अच्छी खबर नहीं थी। अगर फेदर परिवार ऐसे ही टालमटोल करता रहा और कभी नहीं आया तो क्या साहिल को जीवन भर स्टार किंगडम में ही रहना पड़ेगा? वह कहीं नहीं जा पाएगा। अगर वह चला गया और उसके बाद अचानक फेदर परिवार का कोई आ गया तो कौन रोकेगा? उस समय साहिल की वजह से स्टार किंगडम के असंख्य प्राणी खतरे में पड़ जाएंगे। साहिल ठंडा खून वाला नहीं था। वह स्टार किंगडम और अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जा सकता था। यहां तक कि सिर्फ संभावना होने पर भी नहीं। गुप्त कक्ष में वापस जाकर साहिल ने सिर हिलाया। वह इसे ऐसे नहीं चलने दे सकता था। अगर फेदर परिवार जीवन भर नहीं आया तो क्या वह बाकी जीवन स्टार किंगडम में ही कैद रहेगा? वह यहां अटक जाएगा। उसने मूल योजना बनाई थी कि फेदर परिवार के संकट को पूरी तरह से हल कर सीलिया और बाकियों को पहले अर्थ ले जाएगा ताकि वे अपने परिवार से मिल सकें। फिर वह अकेला लेवल 9 सभ्यता ले जाकर स्थिति देखेगा। लेकिन अब वह स्टार किंगडम से बंध गया है और कहीं नहीं जा सकता। साहिल को लगा कि वह सिर्फ फेदर परिवार के आने का इंतजार नहीं कर सकता। उसे कोई रास्ता निकालना होगा। बहुत सोचने के बाद अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया।
चून की एक बूंद रक्तसार से मुख्य शरीर जितनी ताकत वाला क्लोन बुलाया जा सकता है, क्या अगर वह एक बूंद रक्तसार छोड़कर अपनी आत्मा शक्ति का छोटा सा हिस्सा जबरदस्ती अलग कर दे तो क्या क्लोन अपने आप बुलाया जा सकता है? अगर यह संभव हुआ तो उसे बस कुछ बूंद रक्तसार और थोड़ी आत्मा शक्ति यहाँ छोड़नी होगी। फिर वह किसी भी संकट से निपट सकेगा, न सिर्फ स्टार किंगडम की रक्षा कर सकेगा बल्कि अर्थ की भी। वह मुख्य शरीर से कहीं भी जा सकता है और निश्चिंत रह सकता है। उसे ये भी चिंता नहीं रहेगी कि विदेशी दुश्मन उसके गृहनगर पर हमला कर दें। ये दोनों तरफ से फायदेमंद होगा। सोचने से बेहतर करना है। इसलिए साहिल ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने अपने शरीर से एक बूंद रक्तसार जबरदस्ती निकाला और उसे अपनी आंखों के सामने लटका लिया। फिर उसने दांत पीसकर गंभीर दर्द सहते हुए अपनी आत्मा शक्ति का एक हिस्सा अलग किया। आत्मा के फटने का दर्द इतना तेज था कि साहिल जैसा मजबूत इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति भी इसे सह नहीं पाता। फिर भी साहिल ने इसे सहन किया ताकि वह जा सके और स्टार किंगडम तथा अर्थ की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। आत्मा शक्ति अलग करने के बाद उसने उसे रक्तसार के साथ रख दिया। फिर साहिल ने बदलावों को देखना शुरू किया। समय मिनट दर मिनट बीतता गया, लेकिन परिणाम निराशाजनक था। दोनों के बीच कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं हुई। कुछ भी नहीं हुआ। रक्तसार और आत्मा शक्ति दोनों अपरिवर्तित रहे। वे एक दूसरे में मिल नहीं पाए। जब उसने सामने अपरिवर्तित रक्तसार और फटी हुई आत्मा शक्ति को देखा तो साहिल ने क्लोनिंग चालू किया। अध्याय 2364। रक्तसार तुरंत बदलने लगा। मात्र 3 सेकंड में वह दूसरे साहिल में बदल गया। उस फटी हुई आत्मा शक्ति का हिस्सा तुरंत क्लोन के शरीर में प्रवेश कर गया। शुरुआती लाश को तुरंत बुद्धि मिल गई, लेकिन वह हिला नहीं। नहीं नहीं, साहिल को लगा कि कुछ गड़बड़ है। कम से कम 2 समस्याएं थीं। सबसे पहले, भले ही रक्तसार हो, लेकिन जब वह आसपास न हो तो क्लोनिंग इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी सिर्फ रक्तसार से क्लोन नहीं बुलाया जा सकता। दूसरा, आत्मा शक्ति अलग करने के बाद अगर वह नियंत्रण नहीं करता तो वह स्वतंत्र नहीं रहती। इसलिए क्लोन की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर सकती, लड़ाई तो दूर की बात। अगर ये 2 समस्याएं हल नहीं हुई तो वह रक्तसार यहाँ छोड़कर स्टार किंगडम और अर्थ की रक्षा नहीं कर सकता। जब उसे लगा कि समय लगभग हो गया है तो साहिल ने सिस्टम चालू किया और द स्पिरिट केज में वापस लौट गया। वह इन 2 समस्याओं पर सुबह यात्रा के दौरान सोचेगा। जब समाधान मिलेगा तो फिर कोशिश करेगा। द स्पिरिट केज में अपने रथ में वापस लौटने के थोड़ी देर बाद ही बाहर बीनी की आवाज़ सुनाई दी। मास्टर साहिल, सूरज उग गया है। क्या हम यात्रा जारी रखें? चलो, आगे से तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। ऐसी छोटी मोटी बातों में तुम खुद फैसला कर सकती हो। मैं आदमी हूँ, मेरे बहुत सारे अनुरोध नहीं हैं। सूरज निकलते ही हम निकल सकते हैं। जी मास्टर साहिल, तब हम निकलते हैं। बीनी बोलकर चली गई। उसके साथ इतना समय बिताने के बाद वह भी साहिल के स्वभाव को समझ चुकी थी। उसमें अमीर परिवारों के बेटों की बुरी आदतें नहीं थीं, इसलिए उसे इतनी विनम्रता से पेश आने की जरूरत नहीं थी। रथ के अंदर साहिल ने सांस छोड़ी। सौभाग्य से वह ठीक समय पर वापस आ गया, वरना बीनी को पता चल जाता कि वह रथ में नहीं है। अगर वह उसे जगह नहीं पाती तो शायद रथ में आकर देखती। अगर बीनी के आने पर वह हवा से प्रकट हो जाता तो समझाना मुश्किल होता। भले ही पकड़े जाने से कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये रहस्य अपने पास रखना बेहतर था। साहिल पूरे दिन उन दोनों सवालों के बारे में सोचता रहा। क्या किया जाए ताकि रक्तसार किसी खास परिस्थिति में अपने आप क्लोन बुला सके, और साथ ही फटी हुई आत्मा शक्ति जब साहिल आसपास न हो तो क्लोन को नियंत्रित करके लड़ाई करवा सके। इन 2 समस्याओं को हल करने के लिए रात को आराम के समय वह असली दुनिया में लौटा और आत्मा अलग की। फिर से उसने कमजोर करने वाला दर्द सहा। फिर उसने फटी हुई आत्माओं से प्रयोग किए। वह पूरी ताकत से इसे हल करने में जुट गया। कुछ भी हो, इन 2 समस्याओं को हल करना ही था, वरना वह कभी स्टार किंगडम से बंधे रहने को स्वीकार नहीं कर सकता था, जहां से कहीं नहीं जा सकता। दूसरी रात भी पूरी रात काम करने के बाद समस्या हल नहीं हुई। साहिल थक गया था लेकिन हताश नहीं। वह जानता था कि सफल होने पर इसका उसके लिए कितना मतलब होगा। वह स्टार किंगडम और अर्थ में कुछ बूंद रक्तसार और आत्मा शक्ति के निशान भरोसेमंद लोगों को दे सकता था। जब विदेशी दुश्मन हमला करें तो उन्हें बस एक बूंद रक्तसार निकालना होगा और साहिल का क्लोन अपने आप बुलाया जाएगा जो दुश्मन से लड़ेगा। ओवरलॉर्ड की लड़ाकू शक्ति से कौन सा समस्या हल नहीं हो सकती। लेवल 9 सभ्यता लेलर में भी ओवरलॉर्ड बहुत कम हो सकते हैं। ऐसा होने पर साहिल निश्चिंत होकर घूम सकता है। तीसरे दिन भी वह दिन में सोचता रहा। रात को असली दुनिया में जाकर अध्ययन करता रहा। वह यही सब दोहराता रहा और 1 महीने की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार साहिल को सफलता की उम्मीद दिखाई दी। अध्याय 2365। स्टार किंगडम इरिडेसेंट सेक्ट। साहिल गुप्त कक्ष में बैठा था। आज रात वह पिछले 1 महीने की लगातार रिसर्च का परिणाम आजमाने वाला था। वह देखना चाहता था कि क्या वह ऐसा क्लोन बना सकता है जो उसके न होने पर स्टार किंगडम और अर्थ की रक्षा कर सके।
सबसे पहले उसने एक बूंद रक्तसार निकाला और अपनी आत्मा का कुछ हिस्सा फाड़ा। साहिल ने फटी हुई आत्मा पर सावधानी से अपनी क्लोनिंग विधि को ब्रांड करना शुरू किया। बाहरी दुनिया से कोई व्यवधान हुआ तो आत्मा तुरंत क्लोनिंग चालू करके क्लोन बुला लेगी। ये सब नहीं था। अगर क्लोन बुलाया जा सकता है लेकिन लड़ाई नहीं करवा सकता तो भी बेकार है। अगला और भी महत्वपूर्ण कदम था। साहिल को फटी हुई आत्मा में अपनी सोच जोड़नी थी ताकि वह क्लोन को नियंत्रित करके लड़ सके। आखिरी हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आखिरकार फटी हुई आत्मा बहुत कमजोर थी। अगर सावधानी न बरती तो वह क्षतिग्रस्त हो सकती थी और असफलता हो जाती। 2 घंटे बाद साहिल ने आखिरकार अपना काम पूरा किया। उसने रक्तसार और आत्मा को एक सुंदर छोटे लकड़ी के बक्से में सील कर दिया ताकि आसानी से ले जाया जा सके। अगर परीक्षण सफल हुआ तो सीलिया और बाकियों को हर एक के पास 2-3 ऐसे बक्से रखने होंगे ताकि आपात स्थिति में इस्तेमाल कर सकें। खतरे में पड़ने पर वे बस बक्सा निकाल कर तोड़ दें, क्लोनिंग तुरंत चालू हो जाएगी, क्लोन बुलाया जाएगा और वे क्लोन में प्रवेश करके लड़ाई नियंत्रित कर सकेंगे। बेशक एक और समस्या थी। लेवल 4 पर साहिल एक साथ सिर्फ 9 क्लोन ही रख सकता था, 10वां नहीं बुला सकता था। लेकिन इसकी संभावना इतनी कम थी कि लगभग नगण्य थी, और भविष्य में क्लोनिंग को लेवल 5 तक बढ़ाने पर यह समस्या हल हो जाएगी। माथे का पसीना पोंछते हुए साहिल ने संतुष्ट मुस्कान के साथ अपने काम को देखा। काम हो गया। काम करेगा या नहीं यह आजमाने पर ही पता चलेगा। छोटा बक्सा हाथ में लेकर साहिल उठा और गुप्त कक्ष से बाहर निकला। जल्द ही वह सीलिया और बाकियों के रहने की जगह पर पहुंच गया। इस समय सब सो चुके थे। साहिल चुपके से सेलेस्ट के कमरे के बाहर पहुंचा। उसने सेलेस्ट को चुनने की वजह यह थी कि सेलेस्ट सबसे मजबूत थी और जल्दी सीख लेती थी। अगर सेलेस्ट सफलतापूर्वक साहिल का क्लोन बुला लेती है तो वह सीलिया और बाकियों को धीरे धीरे सील खोलना सिखा सकती है। फिर हर एक के पास 2 क्लोन आत्मरक्षा के लिए होंगे और उनकी सुरक्षा बहुत अच्छी तरह से सुनिश्चित हो जाएगी। सेलेस्ट के कमरे में प्रवेश करने के बाद साहिल पारदर्शी कपड़ों में बिस्तर पर लेटी हुई उसकी भरावदार देह देखकर थोड़ा विचलित हो गया। हालांकि उसका सेलेस्ट से संपर्क 1 से ज़्यादा बार हुआ था, लेकिन वह सब कल्पना में था। उसने अभी तक उसका असली शरीर नहीं देखा था, इसलिए नहीं जानता था कि कल्पना जैसा ही है या नहीं। साहिल जानता था कि अगर वह अभी उस पर कूद पड़ता तो सेलेस्ट को पता चलने पर वह विरोध नहीं करती, लेकिन साहिल ऐसा नहीं कर सकता था। आदमी सिर्फ कामुक प्राणी नहीं होता। जो किया जाता है उसके लिए जवाबदेह होना पड़ता है। जब तक वह कोई वादा नहीं कर सकता तब तक इसमें पड़ना नहीं चाहिए। जब साहिल इस बारे में पूरी तरह सोच विचार कर लेगा और मन बना लेगा तो शायद वह सबको अपना लेगा। अभी तो उसके दिल में वह बाधा पार नहीं हुई थी। साहिल बिस्तर से थोड़ी दूर खड़ा सेलेस्ट के भरावदार शरीर को देखता रहा। अचानक सेलेस्ट ने आंखें खोली और धीरे धीरे जाग गई। जब उसे कमरे में कोई आकृति दिखी तो उसकी पहली प्रतिक्रिया सतर्क होना था। वह चिल्लाना चाहती थी। ये औरत की सहज प्रवृत्ति थी। बहुत सी औरतें मजबूत होती हैं लेकिन फिर भी डरपोक। सौभाग्य से साहिल तेज था। जैसे ही सेलेस्ट चिल्लाने वाली थी वह झुककर उसका मुंह ढककर चिल्लाने से रोक दिया। अध्याय 2366। वरना ध्यान आकर्षित हो जाता। अगर ऐसा होता तो साहिल कभी खुद को समझा नहीं पाता। गलतफहमी होना छोटी बात है, सबसे बुरी बात यह होती कि इससे दूसरों को चोट पहुंचती, जैसे पर्ल को। वह इतने समय से साहिल के साथ थी लेकिन उनके बीच कुछ नहीं हुआ। अगर वह अब सेलेस्ट के साथ संबंध बनाता तो क्या इसका मतलब पर्ल को कम आंकना नहीं होता? बाकी औरतों के साथ भी यही होता। या तो स्थिति जैसी है वैसी ही रहे या सबको अपना ले। किसी एक को चुनना और बाकियों को नज़रअंदाज करना औरतों को चोट पहुंचाता। सेलेस्ट ने मुंह ढके होने पर जोर जोर से संघर्ष किया। वह समझ नहीं पा रही थी कौन हिम्मत करके उसके कमरे में आया। यह इरिडेसेंट सेक्ट है। यहाँ स्टार किंगडम का सबसे मजबूत आदमी रहता है और वह सेंट से कहीं ज्यादा है। जो चुपके से घुस आया वह मौत को दावत दे रहा है। सेलेस्ट का दिल धड़क उठा। क्या ये फैदा परिवार का कोई है? क्या वे मुझे पकड़कर साहिल को धमकाना चाहते हैं? नहीं, मैं उन्हें कभी सफल नहीं होने दूंगी। जब सेलेस्ट के विचार बेकाबू हो रहे थे तभी उसके कान में एक परिचित आवाज गूंजी। सेलेस्ट, डरो मत, यह मैं हूं। इस आवाज को सुनते ही सेलेस्ट ने तुरंत संघर्ष करना बंद कर दिया। उसका घबराया हुआ दिल आखिरकार शांत हुआ। यह आवाज उसे बहुत परिचित थी। यह आवाज तो उसके सपनों में भी अनगिनत बार आई थी। जब वह संघर्ष करना बंद कर चुकी थी तो साहिल ने उसे छोड़ दिया। साहिल, तुम फिर क्यों लौट आए? सेलेस्ट ने फुसफुसा कर पूछा। साथ ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रात के बीच में साहिल अगर उसके पास आया है तो और क्या चाह सकता है? जब कोई आदमी रात में औरत के कमरे में जाता है तो दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बनते हैं। कोई भी अनुमान लगा सकता है कि क्या होने वाला है। कल्पना में वे सब कुछ कर चुके थे लेकिन वह असली नहीं था। सेलेस्ट ने इस दिन की कई बार कामना की थी, लेकिन जब दिन सच में आया तो वह उत्साहित और घबराई हुई थी।
कल्पना में वह कितनी भी बेझिझक क्यों न रही हो, असल में वह वैसी कैसे हो सकती है? साहिल ऐसा क्यों कर रहा है? उसने मुझे पहले से बताया भी नहीं कि मैं खुद को तैयार कर लूँ। सेलेस्ट, मुझे तुमसे कुछ काम है। बाहर चलते हैं ताकि बाकी लोग न जागें, साहिल ने सेलेस्ट के कान में फुसफुसा कर कहा। सेलेस्ट को सिर्फ कान में गर्म सांस महसूस हुई। वह गुदगुदी हुई, उसका चेहरा लाल हो गया और दिमाग सुन्न पड़ गया। बाहर? बाहर क्या करेंगे? क्या उस तरह की गतिविधि बिस्तर पर नहीं करनी चाहिए? क्या बाहर भी कर सकते हैं? रुको, सेलेस्ट ने साहिल की तरफ देखा और उसे गंभीर पाया। वह उस चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं क्या सोच रही हूँ? उसका चेहरा, जो पहले ही लाल था, अब और लाल हो गया। यहाँ तक कि गर्दन और कान भी लाल हो गए। चेहरा जल रहा था। सेलेस्ट को लगा कि वह जमीन में गड़कर छिप जाए। उसे पता चल गया कि उसने साहिल को गलत समझा। वह गंभीर काम के लिए आया था। साहिल के स्तर के किसी भी व्यक्ति को अंधेरे में सब कुछ दिखाई देता है। जब साहिल ने सेलेस्ट को नशे में धुत जैसी हालत में देखा तो वह भी हैरान हुआ। अध्याय 2367। हाँ, हम बाहर क्यों जा रहे हैं? सेलेस्ट हकलाकर बोली। चिंता मत करो, बाद में बताऊंगा। साहिल ने इतना कहते ही सेलेस्ट के जवाब का इंतजार किए बिना उसे पकड़ लिया और शरीर हिलाकर उन्हें बाहर खाली पहाड़ी पर ले आया। अब जाकर सेलेस्ट थोड़ी शांत हुई। साहिल, इतनी रात को मुझसे मिलने क्यों आए? सेलेस्ट, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या बात है? बताओ, मुझसे औपचारिकता की जरूरत नहीं। देखो, साहिल ने वह सुंदर छोटा लकड़ी का बक्सा निकाला जिसमें उसका रक्तसार और आत्मा सील थी और सेलेस्ट को सील खोलने का तरीका समझाया। सेलेस्ट की प्रतिभा निर्विवाद थी और वह जल्दी सीख लेती थी। साहिल के हाथ से छोटा बक्सा लेते हुए उसने उत्सुकता से पूछा, साहिल, इसमें क्या है? तुम खुद क्यों नहीं खोलते? सेलेस्ट, मत पूछो, तुम खोलो और कोशिश करो, फिर बताऊंगा। अब खोल कर देखो, साहिल ने उतावलेपन से कहा। वह बहुत घबराया हुआ था। पिछला पूरा महीना दिन रात मेहनत की थी और यह वह पल था जो तय करेगा कि सफलता मिली या नहीं। पिछले महीने में हर रात आत्मा फाड़ने का दर्द सहा था, इतना कि साहिल भी सहन नहीं कर पाता। साहिल की घबराहट देखकर सेलेस्ट ने आगे सवाल नहीं किया और साहिल ने जो सिखाया था उसी तरह बक्से की सील खोलने लगी। हालांकि वह सोच रही थी कि साहिल खुद क्यों नहीं खोल रहा, लेकिन उसे जरा भी शक नहीं था कि साहिल उसे नुकसान पहुंचाएगा। सेलेस्ट का साहिल पर पूरा भरोसा था। सीधे शब्दों में कहें तो साहिल ने ही उसे जीवन दिया था। अगर साहिल न होता तो वह अभी भी बर्फ की गुफा में होती, जहां ठंडी हवा उसके शरीर को पूरी तरह नष्ट कर देती और उसे भावनाहीन मशीन बना देती। सील जटिल नहीं थी। कुछ ही सेकंड में सेलेस्ट ने उसे खोल दिया। वह भी सीख रही थी, इसलिए अभ्यास से और तेज हो जाती। क्लोन शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ने या आपात स्थिति में इस्तेमाल होने थे, इसलिए सील बहुत जटिल नहीं हो सकती थी, वरना उन्हें दबा दिया जाता इससे पहले कि वे खोल पाते। सील खुलते ही सेलेस्ट ने देखा कि भयानक शक्ति से भरा रक्तसार बक्से से अपने आप बाहर उड़ गया। जैसे ही उसने ये रक्तसार देखा, सेलेस्ट के पूरे शरीर में ठंडक फैल गई, जैसे अत्यधिक ठंडी हवा से जम गई हो। वह हिल भी नहीं पा रही थी। एक गहरी डर उसके मन में पैदा हो गया। कितना डरावना, सिर्फ एक बूंद रक्तसार इतनी भयानक दबाव दे रहा है। इस रक्तसार का मालिक कितना मजबूत होगा, कितना भयानक। साहिल ने ये कहाँ से लाया? सेलेस्ट को पता नहीं था कि इस रक्तसार का मालिक उसके बगल में खड़ा साहिल ही था। साहिल आमतौर पर सिस्टम की छिपाने वाली सुविधा से अपनी ताकत छिपाता रहता था। जैसे ही रक्तसार बाहर निकला, पूरे इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट ने अज्ञात रूप से हिलना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे यह विशाल शक्ति से डर गया हो। साहिल के नियंत्रण से बाहर एक बूंद रक्तसार ने पूरे इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट को सहन नहीं किया। इससे साहिल की ताकत का अंदाजा लगता है। लेवल 7 सभ्यता का एक महाद्वीप सामान्य रूप से ओवरलॉर्ड की एक बूंद रक्तसार को भी सहन नहीं कर सकता। अध्याय 2368। सौभाग्य से साहिल ने तेजी से प्रतिक्रिया की। उसकी मन शक्ति ने तुरंत रक्तसार को अलग कर दिया और शक्ति गायब हो गई। इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट फिर से शांत हो गया और सेलेस्ट फिर से हिल सकी, लेकिन उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। साहिल, ये क्या है? बोलना मत सेलेस्ट, बस देखती रहो, साहिल ने घबराकर जवाब दिया। सेलेस्ट ने नजरें गड़ाकर हवा में तैरते रक्तसार पर टिका दी। इस बीच रक्तसार लगातार आकार बदल रहा था। सेलेस्ट की हैरान नजरों के सामने वह दूसरे साहिल में बदल गया। ये सेलेस्ट हैरानी से बोल नहीं पाए। साहिल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्लोन को ध्यान से देखता रहा। इस बार उसके किसी हस्तक्षेप के बिना क्लोन अपने आप प्रकट हुआ। पहला कदम सफल रहा, फिर भी यह काफी नहीं था। अगला कदम ही असली मायने रखता था। सिर्फ लड़ाई करने वाले क्लोन ही उपयोगी हैं, वरना वे बस समय पूरा होने पर गायब होने वाली लाशें हैं। यह इस बात पर निर्भर था कि क्या वह स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। आंखें बंद किए खड़ा क्लोन अचानक आंखें खोलकर साहिल और सेलेस्ट की तरफ देखा और यांत्रिक, भावनाहीन आवाज में बोला, सेलेस्ट, साहिल, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हो गया, साहिल ने उत्साह से चिल्लाया।
उससे अलग होने के बाद भी उसका क्लोन स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। सेलेस्ट, उससे कहो कि सामने वाला पेड़ मुझे ले आए, साहिल ने उत्साहित होकर कहा। ऐसे दृश्य के सामने सेलेस्ट थोड़ी भ्रमित थी, फिर भी उसने आज्ञा मानी और क्लोन से कहा, साहिल, उस पेड़ को यहाँ ले आओ। उसने सैकड़ों मीटर दूर कम से कम 2-3 मीटर व्यास वाले बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया। जी, सेलेस्ट, रुको। क्लोन ने हाथ हिलाया। धड़ाम, बड़ा पेड़ जड़ से उखड़कर उड़ता हुआ आया। उससे कहो कि वापस रख दे, साहिल ने जारी रखा। वापस रख दो, सेलेस्ट ने दोहराया। जी, सेलेस्ट। क्लोन ने लापरवाही से हाथ हिलाया और पेड़ अपनी मूल जगह पर वापस चला गया। हाहा, कामयाबी मिल गई, आखिरकार सफल हो गया, साहिल हंसा। हालांकि क्लोन में कुछ कमियां थीं, लेकिन वह सेलेस्ट की बात मान सकता था। इससे साबित होता है कि अवतार सच में सबकी सुरक्षा कर सकता है। अगर वह वापस जाकर इसे और बेहतर बनाता है तो क्लोन निश्चित रूप से और परफेक्ट हो जाएगा। साहिल ने आत्मा क्लोन और इस्तेमाल हुई बूंद रक्त सार को वापस ले लिया। क्लोन तुरंत गायब हो गया। सेलेस्ट पूरे समय वहां खड़ी मूर्ख की तरह सब कुछ करती रही जो साहिल कहता। वह सोच भी नहीं पा रही थी। सेलेस्ट, क्या हुआ? हैरान हो गई। यही वह चीज़ है जिस पर मैं पिछले कुछ दिनों में एकांतवास में रहकर रिसर्च कर रहा था, साहिल ने गर्व से कहा। साहिल, ये सब क्या हो रहा है? सेलेस्ट ने धीरे धीरे होश में आते हुए पूछा। सेलेस्ट, घबराओ मत, कृपया ध्यान से सुनो। जो अभी मेरे जैसा दिखा वह मेरा क्लोन है। मेरे क्लोन की ताकत मेरे मुख्य शरीर जितनी है। पहले मुझे उसे नियंत्रित करके हिलाना और लड़ाना पड़ता था। अब मैंने ऐसा क्लोन बना लिया है जो मेरे न होने पर भी स्वतंत्र रूप से लड़ सकता है। भविष्य में मैं तुम सबको 2-2 क्लोन दूंगा। खतरे में पड़ने पर तुम उन्हें निकालकर सील खोल सकती हो। उसके बाद क्लोन बुला सकती हो जो तुम्हारे लिए लड़ेगा। वे संकट हल कर सकते हैं और तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। हालांकि क्लोन की एक कमी है, यानी समय सीमा। एक बूंद रक्तसार सिर्फ 1 घंटे तक रहता है, समय पूरा होने पर गायब हो जाता है। साहिल की कुछ व्याख्या के बाद सेलेस्ट को उसकी अच्छी नीयत समझ आ गई। हाय राम, साहिल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें इसकी जरूरत नहीं, सेलेस्ट ने सीधे साहिल को देखते हुए आह भरी। सेलेस्ट, तुम सब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मुझे सच में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं बस अपने आसपास के लोगों को नुकसान से बचाना चाहता हूँ। मेरी सारी मेहनत इसी पर आधारित है। पद, प्रसिद्धि मेरे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, साहिल ने गंभीरता से कहा। अध्याय 2369। हालांकि साहिल के हृदयस्पर्शी शब्द सिर्फ सेलेस्ट के लिए नहीं थे, फिर भी वे उसे बहुत छू गए। सेलेस्ट, जो स्टार किंगडम में पली बड़ी थी, ज़्यादा खुले विचारों वाली थी। जब वे मिल्की वे में थे तो गलती से साहिल के साथ कल्पना में चली गई थी और उसकी आकर्षक देह खराब हो गई थी। उस समय वह इसे स्वीकार नहीं कर पाए और साहिल को मारने की सोचने लगी थी। बाद में आकर्षक देह को दबाने के लिए कल्पना में साहिल के साथ जाने की संख्या बढ़ी और उसकी आत्मा शक्ति तेजी से बढ़ी, इसलिए उसने धीरे धीरे इसे स्वीकार कर लिया। स्टार किंगडम और इरिडेसेंट सेक्ट वापस आने पर उसे शिक्षिका ने सजा के रूप में बर्फ की गुफा में भेज दिया। अंत में साहिल ने उसे बचाया। समझ आने के बाद आकर्षक देह वैसी नहीं थी जैसा उसकी शिक्षिका ने कहा था। एरा ने सिर्फ इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि उसे डर था कि सेलेस्ट अपनी आकर्षक देह को नुकसान पहुंचा देगी। साहिल के साथ पूरे रास्ते चलने के बाद सेलेस्ट का उसके प्रति कोई भावना न होना असंभव था। दोनों के कल्पना में मिलने के बाद उसके दिल में किसी और आदमी के लिए जगह नहीं रही। लेकिन सेलेस्ट ने कभी साहिल को सिर्फ अपना बनाने की नहीं सोची। साहिल जैसा व्यक्ति जो युग को दबा सकता है, उसके कुछ विश्वासपात्र होना क्या सामान्य नहीं है? अगर नहीं होता तो साहिल में ही कुछ कमी होती। बहुत से शक्तिशाली परिवारों के मुखिया शादी करते हैं और फिर से शादी करते हैं ताकि परिवार के लिए ज़्यादा संतान हो। इरिडेसेंट सेक्ट की औरतें जब शादी करती हैं तो ज़्यादातर पहली पत्नी नहीं होती। सेलेस्ट ने पहले ही स्थिति स्वीकार कर ली थी, इसलिए साहिल के भाषण से अर्थ पर तो वह नीच लग सकता था, लेकिन सेलेस्ट के लिए बहुत भावुक था। साहिल, धन्यवाद। जब मिल्की वे में हम अनजाने में कल्पना में वह सब कर बैठे थे, तब मैंने तुम्हें मारने के बारे में सोचा था। बाद में आकर्षक देह को नियंत्रित करने के लिए मैं बार बार कल्पना में गई। धीरे धीरे मैंने इसे स्वीकार कर लिया। इरिडेसेंट सेक्ट वापस जाकर जब मास्टर ने मुझे बर्फ की गुफा में भेजा तो मैंने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया था। लेकिन तुमने मुझे बचाया और अब हमारी सुरक्षा के लिए इतनी मेहनत की। साहिल, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ होना हम सबके लिए सौभाग्य है। सेलेस्ट ने इतना कहते ही आंखों में आंसू भर आए। वह भावुक हो गई। साहिल को उम्मीद नहीं थी कि सेलेस्ट अचानक ऐसा कहेगी। कुछ पल के लिए उसे जवाब नहीं सूझा। सेलेस्ट, मैं साहिल कुछ कहना चाहता था, लेकिन सेलेस्ट ने बीच में टोक दिया। साहिल, कुछ मत बोलो, बस मुझे गले लगा लो, ठीक है? साहिल इस अनुरोध को ठुकरा नहीं सकता था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, बाहें फैलाईं और सेलेस्ट को अपनी बाहों में ले लिया। दोनों चुपचाप एक दूसरे को गले लगाए रहे और किसी ने कुछ नहीं कहा। ये वास्तव में उनका पहला असली गले लगना था। कुछ मिनट बाद साहिल ने धीरे से सेलेस्ट को अलग किया।
इस थोड़े लाल चेहरे को देखकर उसका मन डोल गया। सेलेस्ट पिछले साल इरिडेसेंट सेक्ट की 7 उच्च पुजारियों की प्रमुख थी, इसलिए हर तरह से निर्दोष थी। उम्र बढ़ने के साथ उसका शरीर धीरे धीरे परिपक्व हुआ। इसके साथ उसकी आकर्षक देह ने पुरुषों के लिए घातक आकर्षण पैदा कर दिया। लेकिन साहिल ने इस आवेग को जल्दी दबा लिया। साहिल की वर्तमान वृद्धि निश्चित रूप से सिस्टम की वजह से थी, लेकिन उसकी अपनी मजबूत इच्छाशक्ति ने भी बड़ा रोल निभाया। कम से कम बॉडी और माइंड अपग्रेड के दौरान सहने वाला दर्द साधारण लोग सह नहीं पाते। सेलेस्ट, साहिल चलने कहने वाला था, लेकिन बोल पूरा होने से पहले ही कुछ उसके होठों पर दब गया। उसने आंखें खोली और अचानक चुंबन करने वाली सेलेस्ट को देखा। उसकी देह की खुशबू लेते हुए मुंह में मिठास घुल गई। सेलेस्ट 1.7 मीटर से थोड़ा ज्यादा लंबी थी, इसलिए साहिल से ज्यादा छोटी नहीं थी। उसे बस पंजों पर खड़ा होना पड़ा था साहिल तक पहुंचने के लिए। धीरे धीरे साहिल ने बाहें जोड़ी और सेलेस्ट को अपने और करीब खींच लिया। दोनों फिर से गले लग गए। अध्याय 2370। सुबह साहिल ने द स्पिरिट केज में अपनी यात्रा जारी रखी। रात को असली दुनिया में जाकर और क्लोन बनाता रहा। आधा महीना बीत गया और साहिल ने 30 छोटे लकड़ी के बक्से बना लिए थे जिसमें उसके क्लोन सील थे। सीलिया, सलीना, सेलेस्ट, सैंडी, पर्ल, जूलिया, अमीलिया, मिया, एस्ट्रड, एवर, गोल्डी और लरेन को 2-2, कुल 24। इसके अलावा नोवा, सिड और एल्बर को भी 2-2 देने थे। इस तरह 30 बन गए। अगर ये लोग खतरे में पड़ें और साथ न हो तो 10वां क्लोन तब तक नहीं बुलाया जा सकता जब तक साहिल क्लोनिंग को लेवल 5 तक न बढ़ाए। लेकिन इस संभावना इतनी कम थी कि नगण्य थी। इसके अलावा सीलिया और औरतें ज़्यादा देर तक अलग नहीं रहेंगी। अटर्नल रेल्म तक पहुंचने और एक युग तक जीने के लिए उन्हें साथ रहना होगा और सेलेस्ट से सीखना होगा। ईमानदारी से कहें तो साहिल लरेन को क्लोन नहीं देना चाहता था। आखिरकार उनके बीच इतना गहरा रिश्ता नहीं था, लेकिन अगर लरेन को नहीं दिया तो बाकियों के साथ अन्याय लगता। वैसे भी वे सब साथ रहते थे। ये देखा जा सकता था कि मौत के करीब पहुंचने के बाद लरेन उतनी घमंडी नहीं रही जितनी मिल्की वे छोड़ते समय थी। वह बहुत विनम्र हो गई थी और बड़े परिवार में घुल मिल गई थी। आज साहिल रथ में आराम कर रहा था, तब बाहर बीनी की आवाज़ सुनाई दी। मास्टर साहिल, हम एक दूसरी श्रेणी के शहर से गुजरने वाले हैं। क्या हम रात को वहां रुकें? साहिल ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। अभी उसका चेहरा पीला था और वह बीमार जैसा लग रहा था। 1 महीने से ज़्यादा समय से उसने ठीक से आराम नहीं किया था। इसके अलावा क्लोन बनाने और रिसर्च में बहुत मेहनत लगी थी। यहाँ तक कि साहिल भी ऐसे जी नहीं पा रहा था। रात को रुक जाएं, साहिल ने सहमति दी। मास्टर साहिल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दिन में कभी भी आ सकती हो, लेकिन रात में मत आना, साहिल ने मजाक में कहा। समझ गई, मास्टर साहिल। बीनी रथ में कूद कर आए। रथ में आते ही उसने साहिल का पीला चेहरा देखा। वह थका हुआ और फीका लग रहा था। उसके साथ इतना समय बिताने के बाद ये पहली बार था जब बीनी ने साहिल को इस हालत में देखा। वह हैरान हो गई और जल्दी पूछा, मास्टर साहिल, क्या आप ठीक हैं? क्या आप बीमार हैं? मैं ठीक हूँ, बस अच्छे से नहीं सोया। चिंता मत करो, 2 दिन आराम करने से ठीक हो जाऊंगा, साहिल ने उदासीनता से कहा। वह खुद को जानता था। हर रात आत्मा फाड़नी पड़ती थी और उन्हें सावधानी से ब्रांड करना पड़ता था ताकि क्लोन स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। एक पूरा महीना ऐसा करने के बाद उसकी ओवरलॉर्ड रेल्म की आत्मा शक्ति भी नहीं संभाल पाए। लेकिन इससे उसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। सौभाग्य से क्लोन बनाना खत्म हो गया था, इसलिए अगले 2 दिनों में अच्छे से आराम करने से ठीक हो जाएगा। मास्टर साहिल, क्यों ना हम यहाँ कुछ दिन रुक जाएं? आप ठीक होने पर निकलेंगे। अगर ऐसे ही चलते रहे तो बुरा होगा। बीनी चिंतित दिख रही थी। मैं ठीक हूँ, अगर विश्वास नहीं तो देख लेना। कल तक मैं अपनी सामान्य हालत में वापस आ जाऊंगा, साहिल हंसा। लेकिन उसकी मुस्कान बीनी को जबरदस्ती लगी। उसे साहिल के लिए दिल टूटता महसूस हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।